ए हमीद के कलम से जासूसी कमांडो सीरीज़ की किस्त नंबर 3 पेशे खिदमत है। एक नौजवान की दास्तान शुजाअत जिसने दुश्मन के नापाक अज़ाहिम को तन तन्हा खाक में मिला दिया। कदम कदम पर तजस्सुस और सनसनी आपका पीछा करेगी। इस सीरीज़ की गुज़श्ता अक़सात का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है ताकि आप इस नावल के हर किस्त को बासानी सुन सकें। इसी तरह की दीगर नावलों को सुनने के लिए हमारे चैनल नावल नगरी को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप बर वक्त अपने पसंदीदा नावलों से महजूज हो सकें। शुक्रिया। चांद कस्बे आए और गुजर गए तो दूर से अमृतसर की रोशनियां झिलमिलाती नजर आना शुरू हो गईं। बस अमृतसर के रामबाग के चौक वाले बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से बाहर के माहौल का जायजा लिया। रात हो जाने और सर्दी की वजह से वहां कोई सिपाही मौजूद न था। बस से उतरकर मैं रामबाग बाजार की तरफ चल पड़ा। इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। अब करोंडिया स्मगलर से सामना होने वाला था, जिसका मैं 5,000 रुपया चोरी करके भाग गया था। वो मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेगा और मुझ पर तशद्दुद भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका राज भी मेरे पास महफूज था। मैं उसके होटल के सामने पहुंचा। वो काउंटर पर बैठा कुछ हिसाब लिख रहा था। मुझे देखा तो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने गूंगे की अदाकारी करते हुए यूं ही ओं आ की और होटल की सीढ़ियां चढ़ गया। उसने मुझे वहां गूंगा भांजा मशहूर किया हुआ था। मैं ऊपर वाले कमरे में जाकर पलंग पर बैठा ही था कि वो आ गया। बेहद गुस्से में था। आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरी गर्दन दबोच कर बोला, चोर की औलाद, मेरे रुपए चुराकर कहाँ भाग गया था? मैंने उसका हाथ झटक दिया और पुरएतमाद लहजे में कहा, तुम्हारे लीडर के पास मेरे फेरे के 10,000 रुपए मौजूद हैं। तुम अपने 5,000 रुपए उससे वसूल कर सकते हो। मैं तुम्हें कागज पर लिख कर दे देता हूं। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। मगर तुम्हें रुपए चुराने की क्या जरूरत थी? तुम कहाँ फरार हुए? तुम्हारे बारे में किसी को कुछ मालूम तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। मगर तुम कहाँ भाग गए? तुम्हें यहां से फरार होने की क्या जरूरत थी? क्या तुम अकेले बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे? नहीं, मैं एक जरूरी काम से दिल्ली चला गया था। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वो गौर से मेरी तरफ देखने लगा। तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो? मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। वो एक स्मगलर था और पाकिस्तान के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस था। इसकी जगह कोई दूसरा पाकिस्तानी होता तो शायद मैं उसे सब कुछ बता देता। मैंने कह दिया है कि मैं एक जरूरी काम से दिल्ली चला गया था। अब वापस आ गया हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर बोला, कमबख्त, तूने मेरी रूह फना कर दी थी। मैंने ये दिन कांटों पर गुजारे हैं। हर वक्त गिरफ्तार होने का धड़का लगा रहता था। एक तो तुम नातजर्बाकार हो, ऊपर से तुम्हारे पास शनाख्ती निशान तक नहीं, और सीधे दिल्ली की तरफ निकल गए। तुम्हें मालूम नहीं था कि भारत के सियासी हालात क्या हैं। जगह जगह सीआईडी फिर रही है। मैंने उसे बताया कि अब मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं, मुझे बॉर्डर क्रॉस कर दो। वो भड़क कर बोला, अब तो तेरा बाप भी तुझे बॉर्डर क्रॉस नहीं करा सकता। बॉर्डर पर फौज आ गई है। हमारा सारा काम ठप होकर रह गया है। मुझे किसी खुफिया रास्ते से निकाल दो। वो तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। सब खुफिया रास्ते बंद हैं। गोली खानी है तो बॉर्डर पर चले जाओ। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि खामोशी से गूंगे बनकर यहीं बैठे रहो। हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। अभी कोई बड़े से बड़ा स्मगलर भी ये खतरा मोल नहीं ले सकता। वो ठीक ही कह रहा था। मुझे उम्मीद थी कि करोंडिया मुझे बॉर्डर क्रॉस करा देगा, लेकिन अब जो उसने मायूसी का इजहार किया तो मैं सोच में पड़ गया। मुझे ऐसे लगा जैसे एक पिंजरे में कैद हो गया हूं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अमृतसर में ये अफवाह भी गश्त कर रही है कि पाकिस्तानी कमांडोज मशरक़ी पंजाब में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने पठानकोट छावनी में कोई बहुत बड़ा धमाका किया है और हमें भी बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। तुम भी होटल से ज़्यादा दूर मत जाना। बताओ कि मेरे 5,000 में से कुछ बचा भी है कि नहीं? मैंने कमोबेश करीब रुपए बचे हैं। 5,000 में से सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। तुम वहां अय्याशी करते फिरे। फिर वो मुट्ठियां भेज कर बोला, लीडर ने क्या मुसीबत मेरे पास भेज दी है। अच्छा, मुझे कागज पर लिख दो कि तुमने अपने भेरे के 5,000 रुपए वसूल कर लिए हैं। लिख दूंगा, मैंने बेनियाजी से कहा। मैं कुलागा बनकर ज्यादा दिन इस स्मगलर के पास नहीं रह सकता था। इसी वक्त भी मैं भूल कर बोल सकता था और मामला खराब हो सकता था, लेकिन मेरे लिए अभी पाकिस्तान का दरवाज़ा बंद था। मिशन मुकम्मल करने के बावजूद मैं अपने वतन नहीं जा सकता था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दिल्ली बजरिया तैयारा या बम्बई से बजरिया बहरी जहाज़ पाकिस्तान चला जाऊं? मैंने पूछा। वो तल्ख लहजे में बोला, वहां तुम्हारा कोई मामा नहीं बैठा हुआ जो बगैर पासपोर्ट वीज़े के जाने देगा। और ऐसा ख्याल दिल में लाए
तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे, बस इस कमरे में पड़े रहो। पासपोर्ट वीज़े के ख्याल से अचानक मुझे भारत में पाकिस्तानी सफारत खाने का ख्याल आ गया। मैं किसी तरह दिल्ली पाकिस्तानी सफारत खाने पहुंचकर अपने मुल्क के सफ़ीर से बात करूं और उसे अपनी रूदात सुना दूं तो वो ज़रूर मेरी मदद करेगा और मुझे पाकिस्तान पहुंचा देगा। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन हुई। मैंने अमृतसर से जाकर पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने करोंडिया को मुतमईन करने के लिए कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते मैं इस होटल से बाहर नहीं जाऊँगा। वो चला गया और मैं वहाँ से फ़रार होकर दिल्ली जाने के बारे में गौर करने लगा। रात को खाना खाकर मैं उसी कमरे में पलंग पर पड़ गया। मैं सोच रहा था कि मेरे पास सिर्फ 17 रुपए हैं। क्या इन रुपयों से काम चल जाएगा? जाहिर है करोंडिया अब मुझे एक पाई भी नहीं देगा। मैंने फैसला कर लिया कि इन्हीं रुपयों से काम चलाऊंगा। दिल्ली पहुंचकर एक बार पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात हो गई तो पैसों की ज़रूरत ही ना रहेगी। वहां मेरा पासपोर्ट भी बन जाएगा और मुझे बजरिया हवाई जहाज़ वापस पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले मेरे दिलो दिमाग पर मायूसियों के जो बादल छाए थे वो छट गए और मैं सो गया। दूसरे दिन अखबारों में पठानकोट छावनी में धमाके की खबर उन सुर्खियों के साथ छपी कि पाकिस्तानी कमांडोज और तखरीबकार भारत में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने पठानकोट छावनी में धमाका किया। किसी भी अखबार में ये खबर नहीं छपी थी कि पठानकोट छावनी की सबसे कीमती और सबसे बड़ी और जदीद तोप के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। मैं नीचे होटल में आकर नाश्ता करने लगा। वहाँ एक खदरपोश और कांग्रेसी टोपी वाला हिंदू लाला पठानकोट छावनी के धमाके पर तबसरा कर रहा था और बेहद गुस्से में पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा था। दूसरे हिंदू सिख उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। करोंडिया रात को मेरे कमरे में प्याली में थोड़ा सा ज़ाफ़रान भिगोकर इस ताकीद के साथ रखा गया था कि सुबह माथे पर तिलक लगाकर नीचे आऊं। चुनांचे उस वक्त मेरे माथे पर हिंदुओं की तरह ज़ाफ़रान का आध इंच लंबा निशान मौजूद था। मैं खामोशी से नाश्ता करते हुए हिंदी अखबार में रेलगाड़ियों के औकात पढ़ रहा था। जनता एक्सप्रेस अमृतसर से शाम के वक्त रवाना होती थी। ये गाड़ी दिल्ली से होती हुई बंबई जाती थी। मैंने इस गाड़ी में जाने का फैसला कर लिया। चुनांचे नाश्ता करके ऊपर अपने कमरे में जाकर लेट गया। दोपहर का खाना ऊपर भिजवा दिया गया। मैं कमरे में ही पड़ा अपने नए सफ़र के बारे में सोच विचार करता रहा। मुझे अपना ये सफ़र मुश्किल नज़र नहीं आ रहा था। मैं ट्रेन के दूसरे मुसाफिरों में गुम होकर अपने आप को छुपाकर दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो सकता था। जनता एक्सप्रेस अमृतसर रेलवे स्टेशन से शाम 7:30 बजे चलती थी। मैं 6 बजे के करीब कमरे से निकलकर नीचे होटल में आ गया और कोने वाली मेज़ पर बैठकर चाय पी, 2 क्रीम रोल खाए। मैं अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बिताना चाहता था। करुंडिया उस वक्त काउंटर पर नहीं था। ये मेरे लिए सुनहरा मौका था। मैं चाय ख़त्म करके उठा और बड़ी बेनियाजी से टहलता हुआ होटल की सीढ़ी उतरकर बाज़ार में आ गया। 2-1 मिनट बाज़ार में खड़ा जायज़ा लेता रहा कि करुंडिया कहीं आसपास तो नहीं है। बाज़ार की रोशनियों में वो कहीं दिखाई न दिया। मैं कदम कदम चलता बिजली वाले चौक से गुजरकर हॉल बाज़ार में आकर यहाँ वाले हिंदू की दुकान पर खड़ा हो गया। हिंदू पनवारी ने हंसकर कहा, क्यों गंगाराम, आज तो बड़े हारो बने हुए हो। पतलून और जैकेट मामू ने लेकर दी है। मैंने गुंगों की तरह हाथ हिलाकर हूँ हाँ किया और हंसता हुआ बाजार में यूं आगे की जानिब चलने लगा जैसे टहल रहा हूँ। चंद कदम चलने के बाद पीछे देखा। करुंडिया अब भी नजर न आया, गोया मैदान साफ था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मस्जिद खैरुद्दीन के करीब एक खाली रिक्शा आ गया। मैं लपक कर उसमें बैठ गया और सिख रिक्शा ड्राइवर से कहा, स्टेशन चलो। हाल दरवाजे के पीछे से रिक्शा गुजारा। सामने कंपनी बाग को जाने वाला पुल आ गया। सिख ड्राइवर पूरा जोर लगाकर पुल की चढ़ाई चढ़ने लगा। रिक्शा पुल के ऊपर जाकर दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ जाती सड़क की ढलान उतरने लगा। अमृतसर स्टेशन पर काफ़ी रश था। जनता एक्सप्रेस सामान लिए अंदर जा रहे थे। मेरे पास कोई सामान नहीं था। मैं स्टेशन से चंद कदम पीछे उतर गया। रिक्शे वाले को 2 रुपए देकर रेलवे स्टेशन की इमारत के बजाय सामने वाले होटल की तरफ चल पड़ा। जब मैंने देखा रिक्शा ड्राइवर नज़रों से ओझल हो गया है तो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। टिकट वाली खिड़की पर रश था। जनता एक्सप्रेस में कोई फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं थी। मैंने कतार में खड़े होकर टिकट लिया और मंजर से मुंह छुपाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी और मुसाफिर उसमें अपना अपना सामान रख रहे थे। यहाँ सिपाही और सीआईडी के आदमी भी थे। मगर मैं बड़े एतमाद के साथ एक डिब्बे की तरफ बढ़ा और दूसरे मुसाफिरों के साथ उसमें दाखिल हो गया और कोने वाली सीट पर बैठ गया। मैंने अपने मुंह पर से मफलर हटा लिया था ताकि किसी को खामखा शक ना हो। इस तरह से मेरा चेहरा पहचाने जाने का भी खतरा था। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और लाइन पार प्लेटफॉर्म पर खड़े ठेलों की तरफ देखने लगा। 1-1 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। गाड़ी चलने में अभी कुछ देर थी। एक सिपाही हमारे डिब्बे में दाखिल हो गया।
मेरा दिल उछलकर हल्क में अटक गया। या अल्लाह खैर, ये भला क्या लेने आई है? सिपाही ने एक मुसाफिर को गर्दन से पकड़ लिया और बोला, कुली के पैसे क्यों नहीं देते लाला? बाहर एक सिख कुली खड़ा शोर मचा रहा था कि लाला जी ने 5 रुपए तय किए थे, अब 1 पैसा भी नहीं देता। लाला जी ने हाथ जोड़कर सिपाही से कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हो, ये लें 5 रुपए, मेरी गर्दन न दबाएं महाराज। उसने जेब से रुमाल निकालकर खोला, उसमें से 5 रुपए का मैला कचैला सा नोट सिपाही को दिया तो उसने गर्दन छोड़ दी और नोट कुली की तरफ फेंक कर कहा, ये लो सरदार जी अपनी मजदूरी, और डब्बे से उतर गया। मेरी जान में जान आई। सिख सिपाही चला गया तो हिंदू लाला उसके खिलाफ जहर उगलने लगा। महाराज ये सब कुलियों से मिले होते हैं, अंधेर नगरी है महाराज, कांग्रेस को हमारी दशा की कोई फिक्र नहीं महाराज। इंजन ने सीटी बजाई और दूसरी विसिल दी तो प्लेटफॉर्म से गाड़ी की सीटी सुनाई दी और फिर एक धचके के साथ जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मफलर सर पर लपेट लिया और हाथ गरम जैकेट की जेबों में ठोंसकर कोने में टेक लगा ली। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी अमृतसर से निकलकर जालंधर की तरफ उड़ी जा रही थी। डब्बे में हिंदू पठानकोट के धमाके के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से अंदाजा होता था कि वो पाकिस्तानी फौज से खौफजदा हैं। गाड़ी जालंधर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई तो मैंने अपने आप को दूसरे हिंदू सिख मुसाफिरों की ओट में छुपा लिया। ज्यादा रश की वजह से किसी ने खासतौर पर मेरी तरफ तवज्जो ना दी, मगर जालंधर छावनी का रेलवे स्टेशन मेरे लिए खतरे की जगह थी। मुझे इस स्टेशन से डर लग रहा था, इसलिए जल्दी ही गाड़ी छावनी के स्टेशन पर पहुंच गई। जितनी देर गाड़ी जालंधर छावनी पर खड़ी रही, मैं हाथ रूम में छुपा रहा। गाड़ी चली तो बाहर निकलकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे साथ हिंदू मुसाफिर बैठा था। उसने मुझसे बातें शुरू कर दी। मैंने आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं सो रहा हूं या सोना चाहता हूं। हिंदू मुसाफिर भी कुछ देर बाद ऊँघने लगा। अंबाला छावनी पर भी मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। अगरचे मैं टेक लगाए बज़ाहिर सो रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर प्लेटफॉर्म को बराबर तक रहा था, जहां पुलिस और मिलिट्री पुलिस के आदमी गुजर रहे थे। अंबाला छावनी भी खैरियत से गुजर गई तो मेरठ छावनी की तलवार सर पर लटकने लगी। मेरठ छावनी बहुत बड़ी छावनी है। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि हर स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस की नज़रें कुछ ज़्यादा ही थीं। मेरठ छावनी से पहले मेरठ सिटी पर गाड़ी लेट हो गई। आध घंटा ठहर कर आगे चली। मेरठ छावनी का स्टेशन आया तो एक सिपाही ने खिड़की के अंदर झांक कर देखा। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ बैठा ऊँघ रहा था। गोशाए चश्म से देखा कि सिपाही ने डिब्बे में एक गहरी नज़र डालकर सब मुसाफिरों को देखा और फिर सर निकालकर आगे चल दिया। मैंने शुक्र का कलमा अदा किया। मेरठ छावनी से गाड़ी निकली तो 15-20 मील आगे जाकर रुक गई। खुदा जाने यहाँ लाइन की मरम्मत हो रही थी या कोई और बात थी कि गाड़ी 1 घंटा खड़ी रही। इसके बाद ऐसी लेट होना शुरू हुई कि जब दिल्ली पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। दिल्ली बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं पहले एक बार इस शहर में वीज़ा लेकर आ चुका था, लाल किला और चांदनी चौक की सैर कर चुका था, लेकिन अब मैं एक हिंदू के भेस में माथे पर केसर का तिलक लगाए ट्रेन से उतर रहा था और भारतीय इंटेलिजेंस मेरी तलाश में थी। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की भीड़ थी। प्लेटफॉर्म की दीवार के साथ मैंने मिलिट्री पुलिस वालों को देखा कि कतार बांधकर खड़े एक एक मुसाफिर को घूर रहे थे। मैं हुजूम में गुम होकर गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर काफ़ी रश था, मुझे धक्के लग रहे थे। मैं खुश था, मैं इसी तरह यहाँ से महफूज होकर बाहर निकल सकता था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना टिकट गेट पर खड़े चेकर को दिया और हुजूम के रेले के साथ ही बाहर निकल आया। मैं मफलर उतारकर दोबारा अपने सर पर लपेट रहा था कि अचानक मेरी नज़र बाएं जानिब एक आदमी पर पड़ी। वो ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म को जाने वाली सीढ़ियों के पास खड़ा सिगरेट पीते हुए मुझे देख रहा था। वो 40-45 की उम्र का होगा। सर पर ओनी टोपी थी, जिस्म पर नसवारी स्वेटर और पुराना सा कोट था, और वो पाजामा पहने हुए था। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। एक बार तो मैं अपनी जगह से हिल गया, मगर फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और अनजान बनकर दूसरे मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर उस जगह पर आ गया जहां साइकिल रिक्शा, टैक्सियां और तांगे खड़े थे। मैंने यूं ही घूमकर एक नज़र पीछे डाली तो मेरे होश उड़ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चला आया था। यकीनन ये आदमी मिलिट्री इंटेलिजेंस का था और इसे मुझ पर शक हो गया था। मेरे सामने एक टैक्सी खाली थी। मैं उसी में घुस गया और उसे कहा, चांदनी चौक चलो। मैं इस वक्त पाकिस्तानी सफारत खाने का नाम नहीं लेना चाहता था। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को बाहर निकाला तो वो पुरासरार शख्स एक तरफ खड़ा सिगरेट का कश लगाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मैंने टैक्सी वाले से कहा कि जल्दी चलो। वो टैक्सी को निकालकर सड़क पर ले आया, फिर उसका रुख चांदनी चौक की तरफ हो गया। मैं दिल्ली की सड़कों से इतना वाकिफ नहीं था, अलबत्ता चांदनी चौक और लाल किला को पहचान सकता था। टैक्सी लगी, बारोनक सड़कों पर से लोग गुजर रहे थे। मैंने टैक्सी ड्राइवर से नाम पूछा तो मालूम हुआ कि वो मुसलमान है। मैंने शीशे में से पीछे निगाह डाली।
कई एक गाड़ियां और रिक्शाएं सड़क पर हमारे पीछे आ रही थीं। मैं कोई अंदाजा ना लगा सका कि वो आदमी वहीं रह गया है या मेरा ताक़ुब कर रहा है। जब टैक्सी 2-3 बाजारों में से गुजर गई तो मैंने ड्राइवर से कहा, तुम्हें मालूम है यहाँ पाकिस्तानी सफारतखाना कहाँ है? हाँ जी, क्या आप वहाँ जाएंगे? हाँ, पाकिस्तानी सफारतखाने चलो। पहले ही कह दिया होता हो जी, अब चक्कर काट कर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे दूंगा। टैक्सी ड्राइवर ने एक चौराहे से टैक्सी घुमाई और एक तंग बाजार में से गुजरकर खुली सड़क पर आ गया, जिसकी एक जानिब ऊंची ऊंची इमारतें और दूसरी जानिब एक पार्क था। मैंने एक बार फिर गर्दन घुमाकर अकबी शीशे में से पीछे देखा। कुछ फासले पर एक टैक्सी चली आ रही थी। उसके अंदर सवारियां बैठी मुझे नजर न आईं। कहीं वो कमबख्त मेरा ताक़ुब तो नहीं कर रहा, मैंने सोचा, मगर ये कहकर अपने आप को तसल्ली दी कि वो रेलवे स्टेशन पर ही रह गया होगा। टैक्सी एक फैशनेबल इलाके में पहुंच गई। यहाँ बड़ी खूबसूरत कोठियां थीं। सड़क के दोनों जानिब साफ सुथरे फुटपाथ बने होते थे। इन फुटपाथों के ऊपर घने दरख्त जनवरी की सुनहरी धूप में चमक रहे थे। भारत में तैयार की गईं एम्बेसडर कारें गुजर रही थीं। मेरी टैक्सी एक इमारत के गेट पर रुक गई। इस खूबसूरत बंगलानुमा इमारत की एक तरफ उर्दू और अंग्रेजी में सफारतखाना पाकिस्तान लिखा था। उसे देखते ही मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं पाकिस्तान में दाखिल हो गया हूं। गेट पर एक भारतीय गोरखा सिपाही पहरा दे रहा था। मैंने उसे अंग्रेजी में कहा कि मैं पाकिस्तानी सफ़ीर से मिलना चाहता हूं। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। यहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। ये इस्तकबालिया था। मैंने एक बार फिर पीछे घूमकर देखा। मुझे वो पुरस्कार मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी कहीं नजर न आया। मैं इस्तकबालिया ऑफिस में घुस गया। वहाँ एक लड़की बैटर चलाए बैठी थी। उसके लिबास से कतई अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो हिंदू है या मुसलमान। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, फरमाइए। मैंने उससे कहा कि पाकिस्तानी कल्चरल आताशी से मिलना चाहता हूँ। वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ और उनके नाम एक ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। लड़की ने मुझे बैठने का इशारा किया। मेरे माथे पर लगा हुआ तिलक मुझे हिंदू जाहिर कर रहा था। ये ज़ाफ़रान का तिलक था। मैंने ट्रेन में दिल्ली के करीब पहुंचकर इसे बाथरूम में पानी से साफ करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो मिट नहीं सका था। लड़की ने फ़ोन पर किसी से कुछ बात की और मेरी तरफ देखती रही। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं एबटाबाद से हमायूं सस्ती का नुमाइंदा हूँ। हम दिल्ली में एक सर्वे करना चाहते हैं, बर्नी साहब की प्रधानगी में। लड़की को शायद मेरे फंक्शन की सियासी अहमियत का एहसास हो गया था। उसने रिसीवर रख दिया और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम दौलत राम बता दिया। उसने रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज करके मेरे दस्तखत कराए और चपरासी से कहा कि मुझे बर्नी साहब के पास ले जाए। चपरासी वर्दीपोश था। वो मुझे साथ लेकर सफारतखाने के अकबी जानिब एक बरामदे में आ गया। यहाँ एक कमरे के बाहर कल्चरल अताशी बर्नी साहब का नाम लिखा हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हो गया। एक शानदार मेज़ की दूसरी जानिब एक नौजवान बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, फरमाइए महाशय जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो मेज़ पर रखी एक डायरी के वरक उलटने लगा और बोला, इस हफ्ते में मैं मसरूफ़ हूँ। ये बताइए आपका सर्वे कब हो रहा है। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं हिंदू नहीं हूँ बल्कि एक पाकिस्तानी हूँ। कल्चरल अताशी का हाथ वहीं रुक गया। उसने चौंककर मेरी तरफ निगाहें उठाईं और बोला, पाकिस्तानी, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ हमारी बातें कोई और तो नहीं सुन रहा? जी नहीं, मगर बात क्या है? उसने सिगरेट शीशे के खूबसूरत चमकीले एस्ट्रे में बुझाते हुए पूछा। मैं सफ़ीर साहब से मिलना चाहता हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह बेजारी का तासुर आ गया। वो रिवायती से सर्द लहजे में बोला, सफ़ीर साहब तो इस्लामाबाद एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए हैं, मगर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या पासपोर्ट गुम हो गया है या फिर वीज़ा ख़त्म हो गया है? जी नहीं, इनमें से कोई बात नहीं है। तो फिर आप कौन हैं और पाकिस्तान से यहाँ दिल्ली किस तरह पहुँच गए हैं? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि इस पर अपना राज जाहिर करना चाहिए या नहीं। मैंने पूछा, सफ़ीर साहब के बाद यहाँ उनका काम कौन साहब करते हैं? कल्चरल अताशी ने बेजार होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए कहा, सबसे पहले आप मुझे अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाएं, उसके बाद ही आपके किसी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है। ये सुनकर वो एक बार फिर चौंक पड़ा। गुम हो गया है? नहीं, मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं था। तो फिर आप भारत कैसे आ गए? बॉर्डर क्रॉस करके, मैंने आहिस्ता से कहा। वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। तो आप स्मगलर हैं? माफ़ कीजिएगा, मैं स्मगलरों को अपने वतन का दुश्मन समझता हूँ। बेहतर यही है कि आप तशरीफ़ ले जाएं। मैं स्मगलर नहीं हूँ, बल्कि एक रज़ाकार कमांडो हूँ। पठानकोट छावनी में जो धमाका हुआ था वो मैंने ही किया था। ये सुनना था कि पाकिस्तान कल्चरल अताशी एकदम उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं।
माफ़ कीजिएगा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ, मगर दोबारा इसे ज़ुबान पर ना लाएं। मैंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, आप हमारी मदद के लिए यहाँ हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मैंने पाकिस्तान की एक दुश्मन तोप को तबाह कर दिया है। भारतीय इंटेलिजेंस मेरे पीछे है। क्या आप मुझे अपनी हिफाजत में पाकिस्तान नहीं पहुँचाएंगे? क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं है? कल्चरल अताशी एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला, मिस्टर, हम यहाँ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए बैठे हैं। हम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो। मैंने गुस्से से कहा, आप बुज़दिल हैं। आप अपनी ड्यूटी से गफलत बरत रहे हैं। मेरी हिफाजत करना और मुझे हिफाजत के साथ पाकिस्तान पहुंचाना आपका कौमी फ़र्ज़ है। कल्चरल अताशी ने ज़ोर से मेज़ पर मुक्का मारा, फिर अपने तैश पर काबू पाते हुए गहरी सांस लेकर बोला, जनाब, हमारी ड्यूटी और हमारा कौमी फ़र्ज़ क्या है, हम उसे बखूबी पहचानते हैं। ठीक है, परसों सफ़ीर साहब वापस आ जाएंगे। आप परसों शाम को तशरीफ़ लाएं, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। लेकिन बाहर ख़तरा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरी तलाश में है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बर्नी साहब ने तलखी से जवाब दिया, आपने जो कुछ कहा हमसे पूछकर नहीं किया। ये कहकर उसने गुस्से से सिगरेट ऐश ट्रे में मसल दी और उठकर टहलने लगे। फिर रुक कर बोले, आपके लिए बेहतर यही है कि किसी तरह मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ निकल जाने की कोशिश करें, लेकिन ये काम भी आपको खुद करना होगा। सफारत खाना आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। मैंने नाउमीद होकर कहा, आप मुझे यहाँ से किसी महफूज मुकाम तक पहुँचा दें, क्योंकि यकीन है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक आदमी रेलवे स्टेशन से मेरे पीछे लगा हुआ है। उसने आपको सफारत खाने में दाखिल होते तो नहीं देखा? बर्नी साहब ने कुछ परेशान होकर पूछा। मैंने जवाब दिया, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। बर्नी साहब ने उसी वक्त किसी साहब को फ़ोन किया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोले, हम आपको अपनी हिफाजत में यहाँ से निकालकर दिल्ली से आगे दूसरे स्टेशन गाज़ियाबाद तक पहुँचा देंगे। वहाँ से आपको होदा एक्सप्रेस पकड़कर कलकत्ता पहुँचना होगा और मगरबी बंगाल की जानिब से हिली के मुकाम से बॉर्डर क्रॉस करके मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल होना होगा। हम आपको रास्ते का एक मुख्तसर नक्शा दे देंगे। सिर्फ इसी तरीके से ही आप पाकिस्तान पहुँच सकते हैं। मुझे सर्द महरी के इस सुलूक से मायूसी तो बहुत हुई, मगर मैं मजबूर था और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान वापस पहुँचना चाहता था। मैंने उनसे कहा कि भारतीय फ़ौज ने पंजाब के बॉर्डर का कंट्रोल संभाल लिया है, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ है। मशरक़ी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। बर्नी साहब हाथ झटक कर बोले, आई एम सॉरी मिस्टर, इससे ज़्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ आइए। नाचार मैं उनके साथ चल पड़ा। वो मुझे कमर्शियल सेक्रेटरी के पास ले गए। मुझे बाहर बिठाकर वो कुछ देर कमरे में सेक्रेटरी के साथ बातें करते रहे। फिर बाहर आकर बोले, सब काम ठीक हो गया है, हम आपको अखराजात के लिए कुछ भारतीय करेंसी और कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी दे देंगे। अगर आप मुझे एक पिस्तौल, सॉरी, हम ये काम नहीं कर सकते। मैंने नाश्ता नहीं किया था, रात को भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लग रही थी। मैंने एक कमरे के गुसलखाने में जाकर शेव बनाई, गुसल किया, फिर पेंट बहर करके अंडों का नाश्ता कर लिया कि मुझे शाम तक भूख नहीं लग सकती थी। ये बात पूरी तरह वाज़े हो गई थी कि सफारत खाना किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और ये लोग जितनी जल्द हो सके मुझे यहाँ से निकालकर बाहर करना चाहते हैं। मैंने फ़ैसला किया कि मुझे मशरक़ी पाकिस्तान पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे लिए और कोई चारा भी ना था। बर्नी साहब ने मुझे 200 रुपये भारतीय और 200 रुपये पाकिस्तानी इनायत कर दिए। फिर मुझे एक ऐसी वैगन में बिठा दिया गया जो सफारत खाने के मेले कपड़े लेकर लॉन्ड्री जाया करती थी। ये वैगन चारों तरफ से बंद थी। मैं उसमें कैद होकर बैठ गया और वैगन सफारत खाने की इमारत से निकलकर दिल्ली की पुरशोर सड़कों से गुजरती गाज़ियाबाद की तरफ रवाना हो गई। गाज़ियाबाद दिल्ली से कलकत्ता और लखनऊ की तरफ जाते हुए पहला रेलवे स्टेशन पड़ता है और यहाँ एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी ठहरती थीं। देर तक वैगन सड़कों पर दौड़ती रही। फिर वो एक जगह रुक गई। ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोलकर कहा, साहब, गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन आ गया है, यहाँ उतर जाएं। मैं वैगन से उतरा। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन की इमारत मेरे सामने थी। मैंने माहौल का जायज़ा लिया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो पुरअसरार आदमी यहाँ तो मौजूद नहीं। वो मुझे आसपास कहीं नज़र ना आया। वैगन वापस दिल्ली चली गई और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। मगरिबी बंगाल से मशरिक़ी पाकिस्तान की सरहद उबूर करने के लिए कागज़ के टुकड़े पर बना हुआ एक नक्शा मेरी जेब में मौजूद था। रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मुसाफिर खाने में लोग अपने अपने सामान के पास बैठे बातें कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे या फिर कैंटीन के काउंटर पर खड़े हुए चाय पी रहे थे। उनमें खद्दर की टोपियों वाले भी थे और ऐसे मुसाफिर भी थे जिन्होंने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा था। गेट के करीब पुलिस के 2-3 सिपाही हाथों में बेद लिए चक्कर लगा रहे थे। मैं मुसाफिर खाने में एक बेंच पर जाकर बैठ गया।
एक अचकनपोश बूढ़ा मेरे करीब ही बैठा उर्दू का अखबार पढ़ रहा था। मैंने खालिस हिंदी में उससे पूछा कि कलकत्ता जाने वाली गाड़ी कब आएगी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, मियाँ, तुम होड़ा एक्सप्रेस का पूछ रहे हो? जी हाँ। बड़े मियाँ के अंदाज से जाहिर हुआ कि वो मुसलमान है। मुझे मालूम था कि कलकत्ता के एक स्टेशन का नाम होड़ा और दूसरे स्टेशन का नाम सियालदा है। मैंने कलकत्ता शहर देखा हुआ था। बड़े मियाँ ने कहा, मियाँ, होड़ा एक्सप्रेस 2 बजे आएगी। तुम कलकत्ता में क्या करते हो? मैंने मफलर को अपने सर पर दोबारा लपेटते हुए हिंदी ज़बान ही में कहा कि एक महाशा जी की कपड़े की दुकान पर मुलाजिम हूँ। दुकान का हिसाब किताब करता हूँ। बड़े मियाँ ने मेरा नाम पूछा तो मैंने जो हिंदू नाम ज़बान पर आया बता दिया। वो खामोशी से अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। 11 बज रहे थे। ट्रेन आने में अभी 3 घंटे बाकी थे। मैं वहाँ अकेला बैठना चाहता था। वहाँ ऐसा मुसाफिर खाना भी नहीं था जो चारों तरफ से बंद हो। ऐसा एक रिफ़्रेशमेंट रूम प्लेटफॉर्म के अंदर था। मैं टहलता टहलता चारों तरफ गहरी नज़रों से देखता हुआ टिकट वाली खिड़की पर पहुँच गया। खिड़की खुली थी। अंदर मलिक बाबू लंबे चौड़े रजिस्टर में कुछ इंदराज कर रहा था। मैंने हिंदी में पूछा कि कलकत्ता का टिकट मिल जाएगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, 2nd क्लास का टिकट मिल जाएगा? उसने देखे बगैर कहा, होड़ा एक्सप्रेस में सारे डब्बे 2nd क्लास के होते हैं। मैंने किराया पूछने के बजाय 100 के दोनों भारतीय नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, 1 टिकट कलकत्ता का दे दीजिए। उसने 200 रुपयों में से 10-10 के 3 नोट मुझे वापस करते हुए कहा, रात जनता एक्सप्रेस से क्यों नहीं चले जाते लाला जी? इससे आधे पैसे बच जाएंगे। जी, मुझे जल्द पहुंचना है वहाँ। महाशा जी ठकराज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने जवाब दिया। टिकट बाबू ने मुझे टिकट दे दिया तो मैं गेट की तरफ बढ़ा और चेकर को टिकट दिखाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। एक कुशादा और तवीन प्लेटफॉर्म था जिसके एक जानिब दीवार पर हिंदी के कई बोर्ड लगे हुए थे। मैं रिफ़्रेशमेंट रूम में दाखिल हो गया। अंदर पुरानी वजह की चंद एक मेज़ कुर्सियाँ पड़ी थीं। पीतल के गुलदानों में 2-3 रोज़ के बासी फूल सजे हुए थे। मैं एक मेज़ पर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दे दिया। वर्दीपोश बेरे ने मुझे बेजाई से देखा और चला गया। मैंने इस ख्याल से कुछ केक पेस्ट्री भी मंगवा ली कि वहाँ ज़्यादा देर तक बैठ सकूँ। फिर भी 1 बजे तक ही बैठ सका क्योंकि वहाँ खाना खाने वालों का तांता बंद गया था। मैं बिल अदा करके बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर कलकत्ता जाने वाले मुसाफिरों का सामान कुलियों ने एक कतार में लगा दिया था। मैं रिफ़्रेशमेंट रूम के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। एक रेटरी वाले से हिंदी का अखबार ख़रीद कर पढ़ने लगा। अखबार में मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में नहायत तशवीशनाक खबरें छपी हुई थीं। इसका मतलब था कि मशरक़ी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। मैं अखबार पढ़ रहा था और झुकी हुई नज़रों से माहौल का जायज़ा भी ले रहा था। प्लेटफॉर्म पर अब मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा था। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। प्लेटफॉर्म के सामने की जानिब रेलवे लाइनों के पार एक मंदिर के कलश धूप में चमक रहे थे। दूर प्लेटफॉर्म के कोने पर मुझे लंबे तोरों वाले 2 मिलिट्री पुलिस के आदमी नजर आए तो मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा। मगर एमबी वाले वहीं खड़े थे। मैं खुदा से दुआएं मांगने लगा कि गाड़ी जल्द आ जाए, मगर कमबख्त गाड़ी आध घंटा लेट आई। मुसाफिरों में हलचल मच गई। मैं भी मुसाफिरों के हुजूम में घुल मिल गया। डिब्बे में आते ही मैं सीधा हाथ रूम में चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 मिनट बाद एक आदमी बाहर से दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा। मैंने दिल ही दिल में उसे कोसते हुए दरवाज़ा खोल दिया। ये एक तुंदियल लाला था जिसने हाथ में लोटा थाम रखा था। मेरे बाहर आते ही वो हाथ रूम में घुस गया। इंजन ने सीटी बजाई। गार्ड ने भी सीटी का जवाब सीटी से दिया। फिर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी। गाड़ी गाजियाबाद स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई दरियाए जमुना के पुल से गुजर रही थी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा। मौसम सरमा की वजह से दरिया का पहाड़ अक्सर जगहों से खुश्क था। दूर लाल किले की पुरशिकवा इमारत नजर आ रही थी जिस पर भारत का परचम लहरा रहा था। मेरे दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। यह किला मुसलमानों के जाहो जलाल की अलामत था जो अब किस्सा पारी ना बन चुका था। दिल्ली की हड्डी हड्डी चीख रही थी, मगर 1947 में ऐसी उजड़ी कि फिर आबाद ना हो सकी। जिस दिल्ली को कभी मुसलमानों की तहजीब और सकाफत का मरकज़ समझा जाता था, आज वहाँ जगह जगह हिंदी ज़बान में बात होती थी और दुकानों के बाहर उर्दू का बोर्ड कहीं दिखाई नहीं देता था। जनता गुजरी थी, लाल किला गुजर गया। गाड़ी की रफ्तार पुल पार करने के बाद तेज हो गई थी। सहारनपुर आ गया। यहाँ ट्रेन कुछ देर रुकी। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी रश था। यहाँ भी मैं हाथ रूम में घुस गया और गाड़ी चली तो बाहर निकला। इसके बाद लखनऊ के स्टेशन पर गाड़ी ज़्यादा देर रुकी रही, लेकिन मैं ज़्यादा देर हाथ रूम में ना ठहर सका। एक मुसाफिर अंदर आना चाहता था। मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा। यहाँ पुलिस और मिलिट्री के 2-3 सिपाही टहल फिर रहे थे। जितनी ट्रेन रुकी रही, मेरा दिल धड़कता रहा। मैंने एहतियातन वो कागज़
जिस पर मशरक़ी पाकिस्तान के बॉर्डर का छोटा सा नक्शा बना हुआ था, लिपेट कर पाकिस्तानी करेंसी के 100 के दोनों नोटों के साथ अपने जूतों में छुपा कर रख लिया था। ट्रेन लखनऊ से चली तो मेरी जान में जान आई। होड़ा एक्सप्रेस अब स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती हुई उड़ी चली जा रही थी। मुगल सराय का स्टेशन आ गया। इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी कुशादा था। मैं अपनी कोने वाली नशिस्त में दुबका बैठा था। आखिर यहाँ से भी ट्रेन चल पड़ी। आसनसोल से बंगाल का रंग शुरू हो गया। अब जगह जगह नारियल के झुंड नजर आने लगे थे। छोटे छोटे मकानों थे, झूंपड़ियों जैसे मकान थे, जिनके आगे छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। आसनसोल से आगे निकलते ही शाम के साए गहरे हो गए और फिर रात हो गई। ट्रेन सारी रात अहम मकामात पर रुकती हुई चलती रही। सर्दी का शिद्दत में कमी आ चुकी थी। होड़ा एक्सप्रेस कलकत्ता के दूसरे बड़े स्टेशन होड़ा के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में एक गनरज के साथ दाखिल हुई तो दिन निकल चुका था। मशरिकी पाकिस्तान के अबतर सियासी हालात की वजह से यहाँ मिलिट्री और CID के लोगों का मौजूद होना कुदरती बात थी। मैं उन्हें पहचान तो नहीं सकता था, लेकिन इस बात के ख्याल से परेशान था कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले। एक बात बताना भूल गया कि मैंने अमृतसर से चलते वक्त ही अपनी मूछें मोड़ना छोड़ दी थीं और इस वक्त मूछों के बाल खासे बढ़ गए थे। मेरे माथे पर ज़ाफ़रान के तिलक का निशान भी मौजूद था, अगरचे पहले से कुछ फीका पड़ गया था। मैं कस्दन चंद मुसाफिरों के साथ डिब्बे से निकल आया और लोगों की भीड़ में गुम होकर प्लेटफॉर्म की जानिब बढ़ने लगा। 2-3 ऐसे सफ़ेद पोश आदमियों को मैंने देख लिया था जो एक तरफ हटकर खड़े हुए थे और मुसाफिरों को घूर घूर कर देख रहे थे। एक जगह मगरबी बंगाल का वर्दी पोश सिपाही एक मुसाफिर की तलाशी ले रहा था। एक IB शक्ल सूरत से इंटेलिजेंस का आदमी लगता था। सिपाही के करीब खड़ा तलाशी का अमल निहायत दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने सर झुका लिया और मुसाफिरों के संग खाना सीढ़ियों वाला पुल चढ़ने लगा। ये सीढ़ियों दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर ख़त्म हो जाती थीं। गेट पर एक बंगाली टिकट चेकर खड़ा था। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी टिकट में थमाकर बाहर निकल आया। मैं एक तरफ होकर मफलर गर्दन से उतारकर कंधे पर रखने लगा, क्योंकि कलकत्ता का मौसम ज़्यादा सर्द नहीं था। अचानक एक आदमी मेरे करीब आकर बोला, कहाँ से आ रहे हो? मैं अंदर से कांप गया, मगर ऊपर से बड़े पुरएतमाद अंदाज में मफलर दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, दिल्ली से आ रहा हूँ महाराज। लाहौर कहाँ से आना है? दिल्ली में कड़ाके का पाला पड़ रहा है। जी, राम राम। उस शख्स का चेहरा सपाट था। सिर्फ उसकी करनी आंखों में एक ख़ास किस्म की चमक थी। पतलून और बुश शर्ट में मलबूस था। उम्र 40 के करीब होगी। बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलक रही थी। मुझ पर नजरें गाड़े वो निचला होंठ दांतों में बार बार दबा लेता था। दिल्ली में क्या करते हो और यहाँ किससे मिलने आए हो? उसका उर्दू बोलने का लहजा कटर बंगालियों का था। मैंने उसी एतमाद के साथ जवाब दिया, महाराज, दिल्ली में खारी बावली में खारी भंडार वालों की दुकान पर काम करता हूँ। यहाँ कलकत्ता के सोनागाची बाजार में उनकी दूसरी दुकान है, वहाँ बदली हुई है। तुम्हारा सामान कहाँ है? उसने एक खतरनाक सवाल किया। मैंने संभलकर जवाब दिया, सामान? महाराज, हम गरीबों का क्या सामान होगा? दुकान पर सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं महाराज? वो जरा सा मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, मेरे साथ स्कूबट्रा पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। मेरी रूह लरज उठी। यही वो जुमला था जिसका मुझे उस वक्त से धड़का लगा हुआ था जब से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था। मगर मैंने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए अपने चेहरे पर जरा सी घबराहट जाहिर ना होने दी। कम अज कम मुझे यही यकीन था। मैंने जरा सख्ती से कहा, क्यों महाराज, हम थाने काहे को जाएं? क्या हमने कोई चोरी की है? किसी की जेब काटी है? चलिए, आप हमारी दुकान पर चलिए। इस पर मेरी बात कोई असर ना हुआ। तहकुमाना लहजे में बोला, राजेश जी, सीधी तरह मेरे साथ थाने चलें। आपको जो कुछ कहना है वहीं चलकर कहें। उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया, फिर आहिस्ता से बोला, अगर आपने भागने की कोशिश की तो इतना ज़रूर याद रखें कि मेरा हाथ पतलून की जेब में है। इसमें एक भरा हुआ पिस्तौल भी। मेरा बदन खौफ से ठंडा पड़ गया, लेकिन ऊपर से मैं उसे यही कह रहा था कि चलो थाने चलो। मैं दुकान पर फ़ोन करके मालिक को बुला लूँगा, फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन अंदर से मेरी जान हवा हो गई थी और मुझे अपने सामने मौत का फंदा नज़र आने लगा। ये हकीकत थी कि अगर एक बार थाने पहुंच गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत के मुंह से नहीं बचा सकेगी। तलाशी लेने पर मेरे जूते के अंदर से मशरिकी पाकिस्तान का सरहदी नक्शा और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हो जाएगी। फिर तिब्बी मुआयने से ये बात साबित हो जाएगी कि मैं हिंदू के भेस में मुसलमान हूँ, गोया पाकिस्तानी जासूस हूँ। उसके बाद उनके लिए ये मालूम करना मुश्किल ना होगा मैं वही कमांडो हूँ जिसने पठानकोट छावनी में प्रिया तोप तबाह की थी। मैंने तेज़ी से फरार होने के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया।
इंटेलिजेंस का आदमी मजबूती से मेरा बाजू पकड़े मुझे कलकत्ता रेलवे स्टेशन से बाहर ले आया। उसने एक साइकिल रिक्शा वाले को इशारे से बुलाया और मुझे अपने साथ बिठा लिया। उसने मेरे बाजू में अपना बाजू डाल रखा था। मैंने कहा, लाला जी, मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या अपराध किया है जो आप मुझे थाने ले जा रहे हैं? इंटेलिजेंस वाला खामोश रहा। उसने रिक्शे वाले से कहा, कोलूटोला थाने चलेगा? बंगाली रिक्शे वाला सड़क पर एक जानिब रवाना हो गया। सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक था। 2 मंजिला बसें गुजर रही थीं। बंगाली लोग साइकिलों, गाड़ियों, बसों में और पैदल चले जा रहे थे। दोनों जानिब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वाली इमारतें थीं, जिनके फ्लैटों की गैलरियों में कहीं कहीं रंग बिरंगी साड़ियां सूखने के लिए डाली गई थीं। मैं रिक्शे से छलांग नहीं लगा सकता था। इंटेलिजेंस वाले ने मेरे बाजू को अपने शिकंजे में ले रखा था और अगर मैं किसी तरह छलांग लगाने में कामयाब हो भी जाता तो वो पीछे से मुझे गोली मार देता। मैं बीच बीच में उसे कहता जाता था कि मैं अपराधी नहीं हूं। थाने के बजाय मुझे सोनागाची के खाड़ी भंडार ले चलो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि वो किसी तरह मुझे पुलिस स्टेशन ना ले जाए, लेकिन वो हर बार यही जवाब देता कि कोई बात नहीं, थाने चलकर सब कुछ बता देना, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब मैंने मरने मारने का फैसला कर लिया था। मेरी आफियत इसी फैसले में थी। ये बात यकीनी थी कि अगर मैंने इस वक्त फरार की कोई राह ना निकाली तो चंद रोज में या तो मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा या फिर बाकी जिंदगी अकूबत खानों में सिसक सिसक कर खत्म हो जाएगी और वो जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। साइकिल रिक्शा कुशादा चौक में से गुजरकर एक निस्बतन तंग बाजार में दाखिल हो गया। यहाँ सड़क हमवार नहीं थी और झटके लग रहे थे। इंटेलिजेंस के आदमी ने बंगला जुबान में शायद रिक्शे वाले को आराम से चलने की हिदायत की। मैं तेज नजरों से इस इलाके के मकानों, फ्लैटों और दुकानों का जायजा ले रहा था। यहाँ हर 4-5 इमारतों के बाद एक तंग गली अंदर को चली जाती थी। ये पुराने खस्ता हाल बिल्डिंगों वाली इमारतें थीं, जहाँ बच्चे इधर उधर सड़क पर खेल रहे थे। एक जगह सड़क के गड्ढे में से गुजरते हुए साइकिल रिक्शा को जोर का झटका लगा और इसके साथ ही इंटेलिजेंस के आदमी और मेरे दुश्मन का बाजू मेरे बाजू से निकल गया। जिंदगी के मैदान में छलांग लगाने का यही एक मौका था और मैं इस साइकिल रिक्शे से कूद गया। सड़क पर गिरते ही मैं पूरी ताकत से जिधर मुंह उठा दौड़ता चला गया। मेरे पीछे पकड़ो पकड़ो का शोर मच गया। ये मेरे दुश्मन की पुकार थी। मुझे हर लम्हे पीछे से होने वाले फायर का धड़का लगा हुआ था। अचानक एक समाज चिकन धमाका हुआ और मेरी सांस हलक में रुककर फंसी बन गई। मैं लड़खड़ा गया और मेरी आंखें धुंधला गईं। दुकान में घुसते ही मेरी नज़र गैर इरादी तौर पर दीवार पर लगे खाना काबा के एक किता पर पड़ी थी। साफ जाहिर था कि ये दुकान किसी मुसलमान की है। दुकान के पीछे एक तंग कमरा था जिसमें चारपाई बिछी हुई थी। मेरे पीछे पीछे दुकान का मालिक भी अंदर आ गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगा। कौन हो तुम? मैंने एक ही सांस में कहा। मैं मुसलमान हूँ, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, मुझे पनाह चाहिए। उसने ऊपर 2 चत्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस 2 चत्ती दीवार में एक खत्ता है, वहां जाकर छुप जाओ। 2 चत्ती दीवार एक मर्द की ऊंचाई पर थी। मैं उछलकर ऊपर चढ़ गया। यहाँ खाली डब्बे पड़े हुए थे। उनके पीछे एक चौकोर सुराख नजर आया। ये वही खत्ता था जिसकी तरफ दुकानदार ने इशारा किया था। मैं उस खत्ते में घुस गया। यहाँ मैं बमुश्किल बैठ सकता था। मैंने आगे जूतों के खाली डब्बे रख लिए। मुझे यकीन नहीं था कि बच सकूंगा, क्योंकि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर ने मुझे मार्केट में घुसते देख लिया होगा। मार्केट आगे से बंद थी। वो एक एक दुकान की तलाशी लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं अंधेरे में दुबका बैठा खुदा से दुआएं मांगने लगा। दफतन दुकान के अंदर से आवाज़ें सुनाई दी। मैंने इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज़ पहचान ली। वो दुकानदार से मेरे ही बारे में पूछ रहा था। मुसलमान दुकानदार की आवाज़ आई, अजी मंत्री जी तशरीफ़ रखिए, धन भाग हमारे, आप हमारी दुकान पर आए। अव्वल तो यहाँ कोई आदमी नहीं आया और फिर यहाँ कोई मुल्क दुश्मन दाखिल होकर भला मुझसे बच सकता है। हम तो आप ही की खिदमत के लिए बैठे हैं, बताइए मैं क्या लाऊं? इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज़ आई। वो पाकिस्तानी जासूस है जो इसी मार्केट में घुसा है। मुसलमान दुकानदार ने एक बार फिर लाइल्मी जाहिर करते हुए कहा, पाकिस्तानी जासूस है तो फिर वो हमारे हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। हम तो पाकिस्तान को ख़त्म करने का बेड़ा उठाए हुए हैं मंत्री जी। हम गुजराती हिंदुस्तानी हैं, बाद में कुछ और हैं। पाकिस्तानी जासूस और मेरी दुकान में आ जाए, तौबा कीजिए। मेरा ख्याल है वो ज़रूर सामने वाले गुसलखानों की तरफ से निकल गया होगा। इधर से बाहर को रास्ता निकलता है। आइए मेरे साथ अभी ढूंढ लेते हैं इस वतन दुश्मन को। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। मेरा दिल जो जोर जोर से धड़क रहा था थोड़ा सा पुरसुकून हुआ, मगर मौत की तलवार अभी तक मेरे सर पर लटक रही थी। कोई 5 मिनट बाद मुझे 5 घंटों से भी ज्यादा लगे। दुकान के अंदर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर दुकानदार की आवाज़ आई। वो किसी खातून गाहक से बातें कर रहा था। खातून गाहक के साथ बच्चा था जिसके रोने की आवाज़ सुनाई दी। दुकानदार ने अपने नौकर को आवाज़ देकर बच्चे के लिए रसगुल्ले लाने को कहा और जनाना सैंडलों के बारे में बातचीत शुरू कर दी। इंस्पेक्टर बिलाशुबह टल गई थी। मेरी जान में जान आ गई। औरत चली गई, उसके साथ ही दूसरे गाहक आ गए। ये सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा।
मैं खट्टे में अकड़ो बैठे बैठे थक गया। मैंने दुछत्ती की तरफ अपनी टांगे पसार दी। इससे मुझे सुकून मिला। दुकानदार की बातों पर एतबार करके भारतीय इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के इतनी जल्दी चले जाने से और कुछ इस मुसलमान दुकानदार की गुफ्तगू से मैं 2 नतीजों पर पहुंचा। एक तो ये कि ये मुसलमान दुकानदार पाकिस्तान के झंग सियाल के इलाके का रहने वाला है। दूसरे ये महज CID वालों का आदमी है। कलकत्ते में झंग और पिंडी के लोग मुद्दतों से आबाद थे और यहाँ खुश्क मेवे और चमड़े का कारोबार करते थे। ये इंडियन नेशनल थे, बंगाली जुबान भी रवानी से बोलते थे, मगर इनका लहजा अभी तक पंजाबी ही था। दोपहर के वक्त ये आदमी दुकान अंदर से बंद करके कोठरी में आया और उसने मुझे आवाज़ देकर नीचे बुलाया। कोठरी में कमज़ोर सा जर्द बल्ब जल रहा था। मैंने उस आदमी को गौर से देखा। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। घुंघरियाले स्याह बाल थे जो कनपट्टियों पर सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। रंग पंजाबियों जैसा साफ और खिलता हुआ था। कद लंबा और शाने चौड़े थे। वो बंगालियों जैसे सिल्क के करते और खद्दर के पायजामे में मलबूस था। उसने सबसे पहले मुझसे पूछा, तुम पंजाबी हो और पाकिस्तान से आए हो? मैंने सीधे साधे अल्फाज में कहा, मेरा नाम मंजूर है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त अक्सर सरहद पार करके अमृतसर में इंडियन फिल्में देखने आया करता था। एक दिन मैं भी उसके साथ बॉर्डर क्रॉस करके अमृतसर पहुंच गया कि वाहगा पर बॉर्डर पुलिस ने हमें धर लिया। मेरा दोस्त तो पकड़ा गया, मगर मैं फरार होने में कामयाब हो गया। उस वक्त से मारा मारा फिर रहा हूँ। हिंदू बनकर माथे पर तिलक भी लगा लिया कि पहचाना ना जाऊं। कलकत्ते इसलिए आया था कि यहाँ से बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके मशरक़ी पाकिस्तान चला जाऊं। अगर आप इस सिलसिले में मेरी मदद कर दें तो मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। दुकानदार की निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। साफ लग रहा था कि वो मेरी कहानी को मनगढ़ंत समझ रहा था। उसने टिफ़िन कैरियर खोला, अपने साथ खाना खिलाया और बताया कि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर को उसने बहुत मुश्किल से टाला है। मैंने फिर शुक्रिया अदा किया और कहा कि खुदा उसे इसका अजर देगा। उसने टोक कर कहा, मैं भारतीय बाशिंदा हूं और तुम्हें बचाकर अपने मुल्क से गद्दारी की है। खुदा मुझे इसका अजर कैसे देगा? मैं एक पल के लिए साकित रह गया। उसने मेरी प्याली में थोड़ी सी भिंडियां डालते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान जो इस्लाम का रिश्ता है, उसकी वजह से तुम्हारी मदद करने पर मजबूर हूं। और फिर तुम पंजाबी भी हो। पंजाबियों ने सन 47 में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वो खामोशी से रोटी खाता रहा। मैं भी चुप रहा, लेकिन हर लुक़मा जहर बनकर मेरे हल्क से उतर रहा था। खाना खाने के बाद उसने सिगरेट सुलगाया और बोला, मैं जानता हूं तुमने मुझे झूठी और मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। तुम्हें पाकिस्तान से यहां गड़बड़ करने के लिए भेजा गया है। भारत का वफादार शहरी होने के नाते ये भी गवारा नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हें इंडियन पुलिस के हवाले भी नहीं करूंगा। अगर तुम वादा करो कि यहाँ किसी किस्म की तखरीबी कार्रवाई किए बगैर मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ निकल जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आखिर वो CID का आदमी था। उसने मेरे बशरे और बातों से ठीक अंदाज़ा लगा लिया था, मगर इस्लाम के अटूट रिश्ते ने मेरी जान बचाई थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं वादा करता हूं कि वैसा ही करूंगा जैसा वो कह रहा है। हकीकत ये थी कि मैं खुद भी वहां से मशरक़ी पाकिस्तान फरार होना चाहता था। अगरचे उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा बेहद ख़राब थी, लेकिन वो पाकिस्तान तो था और वहाँ से मैं आसानी से लाहौर जा सकता था। झंग सियाल के उस मुसलमान दुकानदार का नाम शेख अहमद बख्श था। दोपहर के वक्त वो नौकर को दुकान पर बिठाकर घर गया और वापसी पर उसकी टोकरी में एक जनाना बुर्का था। जब शाम गहरी हो गई तो उसने मुझे बुर्का पहनाया और कहा, दुकान से निकलकर मेरे पीछे पीछे चले आना। मैंने बुर्का पहन लिया। मेरे जूते भी उसने बदलवा दिए। मैंने 100 रुपए के 2 पाकिस्तानी नोट और मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद का छोटा सा नक्शा बड़ी होशियारी से बाथरूम में जाकर पहले ही निकाल लिया था। मैं जनाना सैंडल और बुर्का पहनकर दुकान से निकल आया। अहमद बख्श मेरे आगे आगे चल रहा था। बाजार में काफ़ी रौनक थी। नकाब की जाली से मैंने नज़र अपने मोहसिन पर लगा रखी थी और उसके पीछे पीछे चल रहा था। 2-3 बाजार घूमकर एक चौराहा आया तो उसने एक खाली रिक्शा रुकवा लिया। फिर सर के हल्के से इशारे से मुझे बैठने को कहा। रिक्शा हम दोनों को लेकर कई बाजारों में से गुजरता लोअर चेतपुर रोड की एक पुरानी मगर बहुत बड़ी बिल्डिंग के फाटक में दाखिल हो गया। पायलट के अंदर एक कुशादा सहन था जहां दीवार के साथ पानी के नल लगे थे। उसके नीचे बाहर वाली दुकानों के 2 नौकर बर्तन धो रहे थे। रिक्शा से उतरकर हम पहलू वाली तंग सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में पहुंच गए। शायद उसने अपनी बीवी को सब कुछ बता रखा था। उसने मुझे बुर्के में देखकर किसी किस्म की हैरत जाहिर नहीं की। रात के खाने के बाद अहमद बख्श मुझे वहां से निकालकर इस इलाके की मस्जिद नाखुदा के करीब एक खाली फ्लैट में ले गया
और मुझे हिदायत की कि मैं वहां से हरगिज बाहर कदम रखने की कोशिश ना करूं। यहां दीवार के साथ एक जानिब जूतों के डिब्बों का अंबार लगा हुआ था। उसने अलमारी में से चादर निकालकर फर्श पर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया। तुम यहां आराम करो और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। मैं भी बाहर से ताला लगा दूंगा। खबरदार बत्तियां रोशन न करना। मैं सुबह आऊंगा। मेरे पास पानी की एक बोतल और सिगरेट का एक पैकेट छोड़कर वो चला गया। सारी रात मच्छरों ने मुझे सोने ना दिया। अंधेरे में बैठा सिगरेट फूंकता रहा। किसी वक्त थोड़ी देर को आंख लगती तो मच्छर काटकर जगा देते। अले सुबह मस्जिद नाखुदा से अजान की आवाज़ आई। फिर बाहर से कोई ताला खोलने लगा। मैं चौकस हो गया। दरवाज़ा खुला और मेरा मोहसिन अंदर आ गया। वो मेरे लिए नाश्ता लाया था। उसने बताया कि मेरे निकलने का बंदोबस्त कर दिया है। आज रात 2 बजे कमरदीन नामी एक आदमी आएगा। वो मेरा खास आदमी है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें सरहद पार करा देगा। मैं खामोश रहा। शेख अहमद बख्श ने जेब से बटवा निकाला। उसमें से पाकिस्तानी करेंसी के 100 के 5 नोट निकालकर मुझे दिए और कहा, मैं एक मामूली दुकानदार हूं, इससे ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बर्तन टोकरी में रखकर जाने लगा तो कहा, मैं दोपहर को खाना लेकर आऊँगा। मैं उसे ममनूनियत भरी नज़रों से देखता रहा। वो चला गया। दोपहर को एक बार फिर मेरे लिए खाना लेकर आया। उसने मेरे फरार के मौजू पर कोई बात ना की, बस इधर उधर की बातें करता रहा। रात के खाने के बाद उसने सेफ्टी रेजर दिया और कहा कि शेव कर लेना। मेरी दाढ़ी काफ़ी बढ़ाई थी। फिर मुझसे बगलगीर हुआ और रात के 2 बजे तैयार रहने की ताकीद करके चला गया। उसके जाने के बाद मैंने शेव बनाया, गुस्ल किया। दोपहर को उसने मुझे बंगला कुर्ता और पाजामा का एक जोड़ा दिया था। मैंने वो पहन लिया। मशरक़ी पाकिस्तान के नक्शे की अब मुझे ज़रूरत ना थी। वैसे भी ये मुझे जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़वा सकता था। मैंने नक्शे को फाड़कर वॉशरूम में फेंक दिया। 700 रुपये के पाकिस्तानी करेंसी नोट तय करके जेब में रखे और सिगरेट सुलगाकर रात गहरा होने का इंतज़ार करने लगा। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। जब मेरी घड़ी की सुई ने ठीक रात के 2 बजाए, दरवाजे के ताले में चाबी घूमी। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने आहिस्ता से पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से पुरसुकून भारी आवाज़ आई, कमरदीन। दरवाज़ा खुलकर बंद हो गया। अंधेरे में दरमियाने कद और दुबले पतले बदन का एक आदमी अंदर आया। वो भी बंगाली लिबास पहने हुए था। वो मेरे करीब पेढ़ी पर बैठ गया और मुझसे बंगाली में बोला, तुम्हें बंगाली नहीं आती? बंगाली नहीं आती? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर तुम दूसरे लोगों के लिए उस वक्त तक गूंगे हो जब तक मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद पार नहीं कर लेते। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने पूछा कि मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी कितनी है। मैंने जेब से 100 के 7 नोट निकालकर उसके सामने रख दिए। उसने सारे नोट उठाए, उनको जोड़कर मोमबत्ती सी बनाई और अपने पाजामे के नेफे में डाल ली। फिर जेब से भारतीय करेंसी के रुपए वाले 4 नोट मुझे दिए और कहा, इन्हें अपने पास रखो, भूलना नहीं कि तुम गूंगे हो। इतने में नीचे किसी मोटर के आहिस्ता से रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कमरदीन ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। फ्लैट से निकलकर उसने दरवाजे पर ताला लगाया और हम तंग और तारीक सीढ़ियां उतरकर निचले बाजार नुमा गली में आ गए। एक पुराने मॉडल की मॉरिस गाड़ी बिजली के खंबे से जरा आगे खड़ी थी। उसकी पिछली सीट का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं और कमरदीन पिछली सीट पर बैठ गए। गाड़ी का इंजन गराज उठा और गाड़ी ज़कारिया स्ट्रीट के इलाके की नीम तारीक सुनसान गलियों से निकलकर लोअर चेतपुर रोड पर दौड़ने लगी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। हम भी चुप थे। रात के सन्नाटे में गाड़ी वीरान सड़कों पर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। उस जमाने में भी कलकत्ता बहुत वसी और दूर दूर तक फैला हुआ शहर था। 1 घंटे तक हमारी गाड़ी शहर की सड़कों पर चलती रही। फिर मुज़ाफ़ाती इलाका शुरू हो गया। अब हमारी दोनों जानिब खेत थे। उनमें नारियल के दरख्त पिछली रात की ठंडी हवा में आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे। हम एक ऐसी सड़क पर आ गए जहां कारखानों की चिमनियां आसमान की तरफ उठी हुई थीं। आसमान पर सितारे अब फीके पड़ने लगे थे। इस दौरान मेरे साथी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मोटर गाड़ी कारखानों की चिमनियां पीछे छोड़कर वीरान इलाके में आई तो कमरदीन ने सिगरेट सलगाया और ड्राइवर से बंगाली में कहा, मेरा थैला साथ रख लिया था। जी। ड्राइवर इतना कहकर खामोश हो गया। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर कोई गैर नहीं है। फिर किसी ने कोई बात करना मुनासिब ख्याल ना किया और खामोश बैठा रहा। मेरी आंखें सुलग रही थीं मगर नींद उनसे कोसों दूर थीं। फटने लगी तो गाड़ी एक जंगल में दाखिल हो गई। यहाँ हवाएं खुनक थीं। अब तो होले होले हल्का हल्का उजाला फैल चुका था। हमारी मोटर अब एक कच्ची सड़क पर से गुजर रही थी। बाएं जानिब टेलीफोन के खंभे दूर तक चले गए थे।
हमने कई छोटी छोटी नदियों के पुल अबूर किए। मैं जागा तो कमरदीन वहां नहीं था। बाहर शाम का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। कमरदीन एक और झोंपड़ी से निकलकर मेरी तरफ आया। उसने थैला मुझे देकर कहा, इसमें तरकारी है, ये तुम हल्ली के स्टेशन मास्टर के सुपुर्द करोगे। ये थैला और तरकारी हमारी निशानी है। हल्ली का स्टेशन मास्टर हमारा अपना आदमी है। हल्ली मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद पर है। हल्ली का स्टेशन मशरक़ी पाकिस्तान में और स्टेशन मास्टर जनरल का क्वार्टर भारत यानी मगरिबी बंगाल की सरहद में है। मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद किसी की समझ में नहीं आ सकती। ये बंगाली तुम्हें किसी न किसी तरह अपनी हिफाजत में स्टेशन मास्टर के क्वार्टर तक पहुंचा देगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराएगा। अब मैं चाहता हूं। मेरा साथी कमरदीन वापस कलकत्ते की तरफ चला गया। मेरे बंगाली रहनुमा ने रात को मुझे चावल और मछली का पतला शोरबा दिया। इसके बाद उसने इशारों से मुझे सो जाने के लिए कहा। मैं झोंपड़ी में बिछी चारपाई पर लेट गया। यहाँ बहुत मोटे मोटे मच्छर थे। इन मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। आधी रात के बाद बंगाली रहनुमा आ गया। उसने एक मैली कचहरी सदरी भी पहन रखी थी। इशारे से उसने मुझे साथ चलने को कहा। हम झोपड़ी से निकलकर अंधेरे जंगल में एक तरफ रवाना हो गए। उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल ये थी कि मुजीबुर रहमान की अवामी लीग भारी अक्सरियत से जीत चुकी थी। मुजीब अपने साथ 6 नुकाती फार्मूला लाया था। इस दौरान बंगाली मुसलमानों के दिलों में मगरिबी पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत के जज्बात भर दिए गए थे और वहाँ इंतखाबात इसी नफ़रत की बिना पर हुए। अब फातेह अवामी लीग इक़्तिदार के साथ साथ मगरिबी पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी का भी मुतालबा कर रही थी। अवामी लीग की कामयाबी के साथ ही भारतीय फ़ौजें मगरिबी बंगाल की सरहदों पर पहुंच गई थीं और पूरी 5 डिवीज़न फ़ौज ने मशरक़ी पाकिस्तान को अपने घेरे में ले रखा था। ये नकलो हरकत बड़ी खामोशी से हो रही थी और भारत के अज़ाइम साफ ज़ाहिर थे कि वो मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद कराना चाहता है। ये रहनुमा मुझे बेहद दुश्वार गुजार रास्तों से ले जा रहा था। वो भारतीय बॉर्डर फोर्स की चौकियों से बचकर गुजर रहा था। हमने कई नदियां और नाले अबूर किए। कोई 2 बजे रात मुझे दूर एक टीले की आगोश में कुछ धुंधली रोशनियां दिखाई दी। ये वही बनगांव का इलाका था जहां से हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। हम बनगांव से काफ़ी दूर रहकर एक घाटी में से गुजर रहे थे। यहाँ चारों तरफ जंगली झाड़ियाँ और बांस के झुंड थे। रात का पिछला पहर था। मेरी घड़ी की चमकदार सुइयां 4 बजा रही थीं कि एक टीले की ढलान पर दूर रेलवे का सिग्नल दिखाई दिया। इसकी बत्ती सुर्ख थी। बंगाली रहनुमा मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके एक दरे में दाखिल हो गया। ये दरा एक तंग और तारीक घाटी से गुजरकर एक तंग नाले में उतर गया था। नाले से बाहर निकले तो कुछ फासले पर एक ढलवान छत वाले क्वार्टर का खाका अंधेरे में उभरता दिखाई दिया। बंगाली रहनुमा ने मुझे इशारा करके वहीं ठहरने को कहा। वो खुद ऊंची नीची जंगली घास में चलता हुआ क्वार्टर में दाखिल हो गया। मैं सांस रोके अपनी जगह पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो वापस आकर मुझे भी अपने साथ अंदर ले गया, जहां मेरी मुलाकात हल्ली के मुसलमान मगर भारतीय बंगला स्टेशन मास्टर नजरल से हुई। मैंने उसे थैला दिया तो उसने तरकारी निकालकर गौर से उसे देखा और फिर मुझे क्वार्टर की पिछली कोठरी में जाकर आराम करने का इशारा किया। कोठरी में लकड़ी का एक तख्त बिछा हुआ था। मैं उस पर लेट गया। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे, लेकिन अब तक सारा काम बड़े तसल्ली बख्श अंदाज में हो रहा था, इसीलिए मैं कदरे मुतमईन भी था। मेरे बंगाली रहनुमा ने मुझसे 100 रुपए का पाकिस्तानी नोट लिया और वापस चला गया। शायद ये नोट उसने हल्ली के स्टेशन मास्टर को देना था। मुन्हा अंधेरे स्टेशन मास्टर नजरल ने मुझे चाय पिलाई, डबल रोटी का एक टुकड़ा खाने को दिया और इशारों में बताने लगा कि मुझे इसके साथ चलना होगा। वो मुझे क्वार्टर के पिछले दरवाजे से निकालकर खेतों और नारियल के झुंडों से गुजारता हुआ एक रेलवे लाइन पर ले आया, जहां एक मालगाड़ी खड़ी थी। उसने एक डब्बे की तरफ इशारा किया तो मैं मालगाड़ी के डब्बे में घुस गया। अंदर लकड़ी के बड़े बड़े डब्बे पड़े थे। स्टेशन मास्टर ने इशारों में बताया कि गाड़ी मुझे ढाका पहुंचा देगी और मैं इस दौरान बाहर निकलने की कोशिश न करूं। स्टेशन मास्टर ने मुझे पानी से भरी हुई छोटी सी सुराही और एक खाली नारियल दिया जो उबले हुए चावलों से लकड़ेज था। वो डब्बे का दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैं लकड़ी के डब्बों के पीछे चुपकर बैठ गया। बंद डब्बे की दर्जों से सुबह की रोशनी अंदर आने लगी। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान का मौसम खुशगवार था। 2 घंटे बाद डब्बा खिसकना शुरू हुआ और उसे मालगाड़ी के साथ जोड़ दिया गया। मालगाड़ी हल्ली के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सारा दिन गाड़ी चलती रही। इसकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। उसने कई पुल अबूर किए। मैंने नारियल में भरे हुए उबले चावल निकालकर खाए और सुराही से पानी पी लिया। दिन के 2 बजे गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर देर तक रुकी रही। यहाँ से चली तो इसकी रफ्तार खासी तेज़ हो गई। दिन गुजर गया, रात आ गई। मैं डब्बों के दरमियान टांगे फिसार कर थोड़ी वर्जिश कर लेता ताकि बैठे बैठे टांगे ना आखड़ जाएं।
रात को फिर मैंने बाकी मांदा चावल खाए और एक खोखे से टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। सारी रात गाड़ी चलती रही। बीच बीच में मेरी आंख खुल जाती और मैं घड़ी पर वक्त देख लेता। रात के 3 बज रहे थे कि गाड़ी के पहियों में ऐसी गुड़गड़ाहट शुरू हो गई जिससे अंदाज़ा हुआ कि गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन के बहुत बड़े यार्ड से गुजर रही है। शायद ढाका का बदली रेलवे स्टेशन आ गया था। मैंने एक दर्ज में से बाहर देखा। मुझे रोशनियां पीछे की तरफ भागती दिखाई दी। ये मकानों, कोठियों और कारखानों की रोशनियां थीं। गाड़ी की रफ्तार काफ़ी कम हो गई थी। रेलवे यार्ड से गुजरते हुए मालगाड़ी ने नस्फ घंटा लगा दिया। आखिर एक झटके से धचके के साथ रुक गई। मैंने सुराख में से एक बार फिर बाहर देखा। प्लेटफॉर्म कुछ फासले पर सामने की तरफ था। बीच में 2 रेलवे लाइनें थीं। अब सबसे बड़ा मसला डब्बे से बाहर निकलने का था। डब्बा बाहर से बंद था। जब तक उसे कोई बाहर से ना खोलता मैं बाहर नहीं उतर सकता था। आदमियों की आवाज़ें आने लगीं। ये शायद रेलवे के मुलाजिम थे और बंगला बोल रहे थे। बाहर अभी अंधेरा था। कोई शख्स डब्बे के पहियों पर हथौड़े की ज़रब लगाते गुजर गया। मैंने सुराख के साथ आंख चिपका दी। मुझे कोई आदमी दिखाई ना दिया। गाड़ी रुकने से डब्बे में हब्स हो गया था। मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दीं जैसे कुछ लोग पीछे से मालगाड़ी के दरवाजे खोलते चले आ रहे हों। मैं डब्बों के पीछे छिप गया। मेरे डब्बे का दरवाज़ा भी खोल दिया गया। ये रेलवे के आदमी थे। वो तेज़ लहजे में बातें करते आगे बढ़ गए। ये सिर्फ मालगाड़ी के डब्बों के दरवाजे ही खोल रहे थे, जो मेरे लिए आज़ादी का पैगाम था। जब आवाज़ें दूर चली गईं तो मैंने सर बाहर निकाल कर देखा। रेलवे मुलाजमीन की एक टोली हाथ में लालटेन पकड़े मुझसे काफ़ी फासले पर एक डब्बे का दरवाज़ा खोल रही थी। मैंने मौका गनीमत जानकर डब्बे से बाहर छलांग लगा दी और रेलवे लाइन पर गिर पड़ा। जल्दी से खुद को संभाला और दौड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। प्लेटफॉर्म सुनसान था। मैं एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर ये मालूम करना चाहता था कि ये कौन सा स्टेशन है। मैं बंगाली कुर्ते पजामे में मलबूस था। दिन पूरी तरह निकल आया और धूप चारों तरफ फैल गई तो छतरीदार झाड़ियों के एक टीले के पास करीब से निकलकर मोटर एक जगह रुक गई। आगे बांस के झुंड में एक छोटा सा रास्ता घने जंगल की तरफ जा रहा था। कमरदीन ने थैला उठाया और ड्राइवर को वापस भेज दिया। हम पैदल चलने लगे और जंगल में काफ़ी दूर तक आ गए। यहाँ चंद एक खपरेल की झोंपड़ियाँ भी नजर आईं। कमरदीन ने मुझे एक दरख्त के पीछे खड़ा करके एक झोंपड़ी के पास गया। उसने किसी को आवाज़ दी। अंदर से एक देहाती बंगाली बाहर आया जिसने सिर्फ एक मैली सी धोती पहन रखी थी। कमरदीन उससे बंगला में बातें करने लगा। फिर वो उसे लेकर मेरे पास आया। बंगाली ने मुझसे हाथ मिलाया और हमें एक खाली झोपड़ी में ले गया। यहाँ हमने चावल मछली खाई, काली कड़वी चाय पी। कमरदीन ने मुझे बताया कि ये बंगाली मुसलमान है और हमारा अपना आदमी है, मगर इसे यही बताया गया है कि तुम गूंगे हो और तुम्हें सरहद पार करानी है। चूंकि मुझे गूंगा और बहरा बना दिया गया था, इसलिए मेरा बंगाली साथी मुझसे इशारों में ही बात करता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो मगरिबी बंगाल का सरहदी गांव बनगांव था। यहाँ से हिल्ली का सरहदी स्टेशन चंद मील के फासले पर था, जहाँ भारतीय फौजों के साथ पाकिस्तानी फौज के जवानों ने तारीखी जंग लड़ी और शुजात और सरफरोशी की तारीख में सुनहरा बाब रकम किया कि खुद भारतीय फौज के जर्नेलों को पाकिस्तानी फौज की बहादुरी और जज्बा शहादत का एतराफ़ करना पड़ा। छोटा सा पुल अबूर करके मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गया। यहाँ कुछ बंगला मुसाफिर मर्द और औरतें अपने अपने सामान की गठड़ियों के पास सो रहे थे। किताबों और चाय के स्टॉल भी थे। एक जगह मुझे अंग्रेजी में कमालापुर लिखा हुआ नजर आया तो मेरे दिल में इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। ढाका रेलवे स्टेशन का नाम कमालापुर ही था। मैं ढाका पहुंच चुका था। मैं सेकंड क्लास की इंतज़ारगाह में दाखिल हो गया। यहाँ भी मुसाफिर अपने सामान के पास सो रहे थे। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया, आईने में अपनी सूरत देखी। मैं पहले से कुछ कमज़ोर हो गया था और मेरा रंग भी सांवला हो रहा था। यहाँ मैंने एक बंगाली हज्जाम से शेव बनवाई। उसे 100 का नोट दिया तो वो बोला कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। फी स्टॉल वाले से 1 रुपया लेकर हज्जाम को दिया। डट कर नाश्ता किया। मैं बंगला के बजाय उर्दू में बात कर रहा था। मैंने महसूस किया कि नई स्टॉल वाला बंगाली मुझे मुश्तबे बल्कि नापसंदीदा निगाहों से देख रहा था। ये मुजीबुर रहमान और भारतीय हुकूमत के कारिंदों की जानिब से मगरिबी पाकिस्तान वालों के खिलाफ चलाई हुई मुहिम का असर था। लेकिन अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे। प्लेटफॉर्म पर मैंने मगरिबी पाकिस्तान के कुछ सिपाहियों को भी पहरा देते हुए देखा। मैं भारत की सरहद पार करके मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल होने पर बेहद खुश था। मुझे आज़ादी और कुशादगी का एक नया एहसास हो रहा था। मैं मौत के मुंह से निकलकर वतन पाक की सरजमीन पर पहुंच गया था। मेरे पास 100 रुपए के करीब पाकिस्तानी करेंसी थी। ढाका मेरे लिए अपना मगर अजनबी शहर था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। मेरा इरादा था किसी जगह थोड़ा बहुत काम करके हवाई जहाज़ का किराया जमा करूं और ढाका से लाहौर चला जाऊं। लेकिन हालात क्या रुख इख्तियार करने वाले थे और किस्मत मेरे लिए किस किस्म के सनसनीखेज़ वाक़यात का ताना बाना बुन रही थी, मुझे इसकी कोई खबर ना थी। मैंने सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और सिगरेट सुलगाकर एक खाली बेंच पर गौर करने लगा कि मुझे किस जगह काम मिल सकता है।
मैं आधी सिगरेट नोश नहीं था, बस कभी कभी शौकिया सिगरेट नोशी कर लिया करता था। दिन का उजाला फैला तो मैंने सोचा कि शहर का रुख करना चाहिए। मशरकी पाकिस्तान के शहरों के नामों से वाकिफ तो था, मगर यहाँ पहली बार आया था। मेरे पास किसी शहर का नक्शा नहीं था। इससे पहले कि टिकट चेकर गेट पर आकर अपनी ड्यूटी संभालना, मैं रेलवे स्टेशन की शानदार डेवड़ी में पहुंच गया। सुबह हो चुकी थी। मुसाफिरों की रेलपेल शुरू हो गई थी। साइकिल, रिक्शे और मोटर गाड़ियां मुसाफिरों को ला रही थीं। साड़ी पोश बंगला और बिहारी खवातीन अपने अहले खाना और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थीं। मैंने एक फौजी सिपाही को देखा जो शक्लो सूरत से ही पंजाबी लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर सलाम किया। वो मेरी सेल्फ देखने लगा। मैंने उसे पंजाबी में बताया कि मैं सिल्ट की एक टी कंपनी में काम करता था। वहां से जवाब मिल गया है, अब काम की तलाश में ढाका आया हूं। क्या आप मुझे यहाँ कोई सस्ता सा होटल बता सकते हैं जहां मैं कुछ दिन रह सकूं? ये सिपाही 12वीं पंजाब रेजिमेंट का था। बड़ी खुश अखलाकी से बोला, यहाँ कई सस्ते होटल हैं, लेकिन आजकल यहाँ के लोग मगरबी पाकिस्तान वालों और ख़ास तौर पर पंजाबियों के खिलाफ हैं। तुम ऐसा करो कि रिक्शे में बैठकर मोहम्मदपुर चले जाओ, वो पंजाबियों का गढ़ है। वहाँ तुम्हें सस्ता होटल भी मिल जाएगा और मुमकिन है कहीं काम भी मिल जाए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रिक्शे में बैठकर उसे मोहम्मदपुर चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बंगाली था। रिक्शा ढाका शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ एक कुशादा सड़क पर पहुंचा, जिसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं। बीच में सब्जे की एक रोश थी। नारियल और पाम के दरख्त सुबह की खुशगवार हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। ढाका काफ़ी खूबसूरत और बड़ा शहर था। रिक्शा बाईं तरफ घूमकर गवर्नमेंट हाउस के करीब से गुजरा। इस इमारत पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। रिक्शा एक बहुत बड़े गेट में दाखिल हो गया। इस गेट की पेशानी पर उर्दू और बंगला में अयूब गेट लिखा हुआ था। इससे पहले मुझे बाजारों में कहीं कहीं उर्दू के बोर्ड भी नजर आ रहे थे। यहां दाखिल होने के बाद उर्दू के बोर्ड काफ़ी तादाद में नजर आए। रिक्शे वाले ने बताया कि हम मोहम्मदपुर में दाखिल हो चुके हैं। मोहम्मदपुर में ही वो धान मंडी भी थी, जहां अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान का बंगला था, मगर इस इलाके में मगरबी पाकिस्तान के पंजाबियों की अक्सरियत थी। एक जगह मैंने खान होटल का बोर्ड देखा तो रिक्शे वाले को इधर चलने का इशारा किया। मैंने उस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। सबसे पहले काम मैंने ये किया कि कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलंग पर गिर पड़ा और ऐसी गहरी नींद सोया कि दोपहर के 2-2:30 बजे जाकर कहीं आंख खुली। मैं हाथ मुंह धोकर नीचे आ गया। एक मेज़ पर बैठकर भिंडी, तोरी और रोटी खाई। चाय का कप मंगवाया और चाय पीते हुए सोचने लगा कि मुझे यहाँ किसी से मिलना चाहिए ताकि मुझे कोई लिखने पढ़ने का काम मिल जाए और मैं लाहौर जाने का एयर टिकट हासिल कर सकूं। खान होटल का मालिक मलिक अल्लाह यार खानपुर मगरबी पाकिस्तान का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। मैंने उससे बात की तो उसने ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायज़ा लिया और रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए बोला, भाई जी, यहाँ तो पहले ही बड़ी बेकारी है और पंजाबियों को तो यहाँ कोई नौकरी नहीं देता। जब मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मैं मगरबी पाकिस्तान जाने के लिए किराए की रकम जमा करना चाहता हूँ, तो कहने लगा, भाई जी, तुम ऐसा करो कि यहाँ एक कश्मीरी नादिर भट्ट साहब कालीनों का कारोबार करते हैं, उनसे जाकर मिलो, शायद वहाँ तुम्हें काम मिल जाए। मैं नादिर भट्ट का एड्रेस लेकर मोहम्मदपुर के इलाके में पैदल ही उनकी दुकान की तरफ चल पड़ा। नादिर भट्ट की दुकान 2 मंजिला कोठी नुमा इमारत में थी। दुकान निचली मंजिल पर थी। ऊपर उनकी बीवी और बच्चे रहते थे। दुकान के बाहर भट्ट कारपेट हाउस का अंग्रेजी में लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ था। दुकान खूबसूरत थी और कालीनों से भरी हुई थी। नादिर भट्ट की उम्र 50 के लगभग थी, मगर गोरा चिट्टा और मजबूत जिस्म का आदमी था। वो दुकान के अंदर काउंटर पर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ था कि मैं सलाम करके उनके पास बैठ गया। उनका मुलाजिम एक गैर मुल्की गाहक को कालीन खोल खोल कर दिखा रहा था। मैंने अपनी कहानी बयान की कि सिल्ट में चाय के एक दफ्तर में मुलाजिम था। लाहौर का रहने वाला हूँ, अब बेकार हूँ और काम चाहता हूँ ताकि कुछ रकम जोड़कर वापस लाहौर जा सकूं। भट्ट साहब मुझे गौर से देख रहे थे। थोड़ी देर मुझसे पूछगछ की। मेरे लाहौर वाले घर और रिश्तेदारों के बारे में पूछा। तालीमी काबिलियत मालूम की। जब मैंने बताया कि मैं भी लाहौर की एक कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर बहैसियत मुंशी मुलाजिम रख लिया। तनख्वाह अगरचे बहुत कम थी, लेकिन मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी और वो मुझे मिल गया था। मेरी रिहाइश होटल ही में रही। दिन को भट्ट साहब की दुकान पर काम करता और रात को खान होटल में जाकर सो जाता। शहर में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। अवामी लीग के हामी लंबे चौड़े जलूस निकालते। उनका मुतालबा था कि याहिया हुकूमत असेंबली का इजलास तलब करे। मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो ने इधर हम इधर तुम का नारा लगा दिया था।
फरवरी में हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। ढाका में बंगाली अक्सरियत वाले इलाकों से पंजाबी और हमारी मीरपुर और मोहम्मदपुर की बस्तियों में मुंतकिल होने लगे। बंगाली जलूस की शक्ल में मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते। मोहम्मदपुर की बस्ती से गुजरते हुए शेख मुजीबुर रहमान की धान मंडी वाली कोठी की तरफ जाते। उनके देवर बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ा तूफान सर उठाने वाला है। हुमाशानी ग्रुप भी मगरबी पाकिस्तान से छुटकारा हासिल करने के लिए अवामी लीग के मुजाहरों में शरीक हो गया था। मैं सोचने लगा कि ढाका से चिटागोंग जाकर बहरी जहाज़ पकड़ूं और कराची रवाना हो जाऊं। मैंने इस मकसद के लिए मज़ीद रकम बचानी शुरू कर दी, लेकिन बदकिस्मती से मार्च में हालात ने तबाहकुन सूरत इख्तियार कर ली। 1 मार्च को याहिया खान ने ऐलान कर दिया कि असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। इस वक्त तक मुक्ति बाहिनी, तलबा और भारतीय फ़ौज के सिपाहियों ने बंगाली शहरियों के भेस में आबादियों में जगह जगह अपने खुफिया अड्डे और मोर्चे कायम कर लिए थे। याहिया हुकूमत के इस ऐलान के बाद कि असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा, ढाका शहर में लूट मार और आतिशजनी की वारदातें शुरू हो गईं। गैर बंगालियों के घरों और दुकानों को लूट कर नजर आतिश किया जाने लगा। मशरिकी पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में गैर बंगालियों पर जुल्मों सितम के पहाड़ टूट पड़े थे। मोहम्मदपुर और मीरपुर सिर्फ इसीलिए अभी तक बचे हुए थे कि यहाँ आबादी की अक्सरियत गैर बंगाली थी। 2 मार्च को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके अगले रोज़ शेख मुजीबुर रहमान ने अदम ताउन की तहरीक का ऐलान कर दिया। 2 घंटे के लिए कर्फ्यू खुला तो मैंने अय्यूब गेट के पार बड़े बाजार की तरफ जाकर देखा तो तमाम गैर बंगालियों की दुकानें और मकान नजरे आतिश कर दिए गए थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। बंगाली भूखे भेड़ियों की तरह गुर्राते फिर रहे थे। गैर बंगाली भारी तादाद में हुजूम दर हुजूम एयरपोर्ट की तरफ भागे जा रहे थे ताकि फ़ौज ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था। बंगाली पुलिस और फ़ौजी रेजिमेंटें बगावत करके असलहा लेकर मुक्ति बाहिनी के साथ मिली थीं। बट कारपेट हाउस का कारोबार भी ठप हो गया था। गैर मुल्की गाहक भी इधर का रुख करते हुए घबराते थे। मेरा लाहौर वापस जाने का प्रोग्राम भी खटाई में पड़ गया था। फिर भी बट साहब ने मेरे लिए हवाई जहाज़ का टिकट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर टिकटों की ब्लैक हो रही थी और मुसाफिरों की एक भारी तादाद पहले से ही वेटिंग लिस्ट पर थी। बट साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर तुम इत्मीनान से मगरबी पाकिस्तान चले जाना, मैं खुद तुम्हें टिकट खरीद कर दूंगा। मगर अब वक्त गुजर चुका था। गैर बंगालियों का कत्लेआम हो रहा था। बंगाली तलबा ने जब देखा कि मगरबी पाकिस्तान के लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं तो उन्होंने एयरपोर्ट गेट के सामने वाली बड़ी सड़क पर बाकायदा चौकी बना ली और एयरपोर्ट की तरफ जाने वालों का सामान लूटने लगे। पहले ही रोज़ बंगालियों को रोका गया तो उन्होंने अपना सामान चेक करवाने से इनकार कर दिया। एक बंगाली ने चाकू से एक पंजाबी की आंखें निकाल दी, दूसरा भागा तो उसे हुजूम ने पकड़कर कत्ल कर दिया। राजशाही, चटागांग, बोगरा, रंगपुर, सिलेट और दूसरे अहम शहरों से भी इसी किस्म की भयानक खबरें आ रही थीं। मुजीब ने ऐलान कर दिया कि कोई सरकारी मुलाजिम काम पर ना जाए। इसी दिन से मगरबी पाकिस्तान की तरफ जहाज़ों की परवाज़ भी बंद हो गई। कर्फ्यू पर कर्फ्यू लगने लगे। हम मोहम्मदपुर में बंद होकर रह गए। कर्फ्यू खुलता तब भी शहर के किसी दूसरे इलाके में जाने की हिम्मत ना पड़ती। हर तरफ लूटमार, आतिशजनी, अगवा और कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म था। लाकानूनियत का ये आलम था कि मुश्तइल बंगालियों ने मगरबी पाकिस्तान के फ़ौजियों पर हमले शुरू कर दिए थे, जबकि फ़ौज अभी तक कमाल ज़ब्त व तहम्मुल से काम ले रही थी। दरअसल फ़ौज याहिया हुकूमत की तरफ देख रही थी कि शायद वो इस तबाही का कोई सियासी हल निकाले, मगर याहिया अपने ही हाल में मगन हालात की संगीनी से बेखबर पड़ा था। कोई मगरबी पाकिस्तानी बैंक से रुपया नहीं निकाल सकता था। उनका सरमाया मुंजमद कर दिया गया था। शेख मुजीब ने बांग्लादेश का परचम लहराकर मशरिकी पाकिस्तान को मगरिबी पाकिस्तान से अलग करके एक अलहदा बंगला मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया था। चारों तरफ आग ही आग भड़क रही थी। नफ़रत की आग, बहीमियत की आग और दरंदगी की आग। मुझे बार बार ख्याल आता कि मैं यहाँ आकर किस मुसीबत में फंस गया हूँ। इससे तो बेहतर था कि मैं किसी न किसी तरह मशरिकी पंजाब की जानिब से सरहद पार करने की कोशिश करता, जबकि मैं हज़ारों मील दूर वहशी दरिंदों के दरमियान एक पिंजरे में कैद होकर रह गया था। मोहम्मदपुर के गैर बंगाली अपनी जानें बचाने के लिए रात को पहरा देते। यहाँ बंगालियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए ये और मीरपुर की बस्ती अभी तक महफूज थी। एक दिन कर्फ्यू खुला तो मैं बंगाली लिबास पहनकर बट साहब को बताए बगैर रिक्शे में सवार हुआ और एयरपोर्ट पहुंच गया। चूंकि मेरे पास कोई सामान नहीं था और लिबास बंगालियों जैसा था, इसलिए चेकपोस्ट पर मुझे किसी ने ना पूछा। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, क्योंकि मेरा रंग गैर बंगाली होने की गमाजी कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचा तो 1947 के मुहाजिरीन की जो तस्वीरें अखबारों में देखी थीं वो याद आ गईं। पंजाबी, बिहारी और पठान कटे हुजूम की शक्ल में वहां पड़े हुए थे।
इस सारे इलाके को पाक फौज के जवानों ने अपने कब्जे में लेकर यहाँ मोर्चे बना रखे थे, जिसकी वजह से इन कुंदों की जानें बची हुई थीं। होटल से ढाका छावनी का इलाका शुरू होता था। सड़क पर एक रुकावट खड़ी थी। जो कार वगैरह छावनी में दाखिल होती उसकी तलाशी ली जाती और उसके बॉनेट पर से स्याह झंडा उतरवा लिया जाता। यहाँ मुझे पाक फौज के एक सूबेदार मेजर से बातें करने का मौका मिला। उसकी आंखें रंजो गम से सुर्ख हो रही थीं। कहने लगा, याहिया खान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या अंजाम होगा। दफतन एक स्याह मॉरिस वहां आकर रुकी। उसमें एक बुजुर्ग की आगोश में एक दुबली पतली लड़की नीम जान पड़ी थी। मालूम हुआ कि उसे मुक्ति बाहिनी वालों के चुंगल से छुड़ा कर लाया गया है। सूबेदार मेजर सर थामकर एक खोखे पर बैठ गया। मैं वहां से मोहम्मदपुर के लिए रवाना हुआ तो मैं भी रिक्शे लेते हुए घबरा रहा था, लेकिन मोहम्मदपुर पैदल जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अब तो फौज को भी शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। यूं महसूस होने लगा जैसे मैंने मोहम्मदपुर से निकलकर सख्त हमाकत की हो। शाम के 5 बज रहे थे। रिक्शे वाले बंगाली खड़े थे। मैंने मोहम्मदपुर का नाम लेने की बजाय एक बंगाली रिक्शे वाले से कहा कि धान मंडी ले चलो। वो अपने साथियों की तरफ देखकर मुस्कुराया और उन्हें बंगाली जुबान में कुछ कहा। मेरे दिल ने कहा कि इस रिक्शे में ना बैठो, लेकिन उस वक्त तक रिक्शा सड़क पर दौड़ने लगा था। रिक्शा चौक के करीब पहुंचा तो वहां लोग पेट्रोल की बोतलें फेंककर एक मकान को आग लगा रहे थे। जाहिर है कि ये किसी गैर बंगाली का मकान था। रिक्शाबान ने कहा, बाबू इधर गड़बड़ है, दूसरी सड़क पर से चलेगा। वो रिक्शे को मोड़कर एक पतली सड़क पर आ गया। मैं उस पर भला कैसे मना करता। चौक में बंगाली गुंडे आग और खून का खेल खेल रहे थे। उस तरफ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था। अगरचे मेरा लिबास बंगालियों जैसा था, मगर शक्लो सूरत और वज़ाक़ता से मैं साफ पंजाबी लगता था। फिर मुझे बंगाली भी नहीं आती थी। चुनाचे मैंने रिक्शे वाले को कुछ भी ना कहा, लेकिन दिल में डर गया कि ये रिक्शे वाला भी बंगाली है और इसने अपने साथियों से कोई बात भी की थी। कमबख्त कहीं मुक्ति बाहिनी ग्रोह के हवाले ना कर दे। रिक्शा 2-3 दुबली सड़कों से गुजरकर एक ऐसी सड़क पर आ गया जो इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। यहाँ एक तरफ पानी की बहुत बड़ी झील थी। मैंने रिक्शा वाले से पूछा वो किस तरफ आ गया है। उसने टूटी फूटी उर्दू में कहा, बाबू इधर खतरा है, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें घर पहुंचा देगा। बंगाली नौजवानों की एक टोली फुटपाथ पर लाठियां उठाए खड़ी थी। मेरा रिक्शा उनके करीब से गुजरा तो उन्होंने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। मैं रिक्शे में सिमट कर बैठा रहा। रिक्शा उनसे थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक धमाका हुआ और रिक्शा उछल पड़ा। मेरे पीछे बारूद का धुआं ही धुआं फैल गया था। रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शे को गिरते गिरते संभाल लिया और चीख कर बोला, बाबू बम मारा है, और उसके साथ उसने रिक्शे को सारा जोर लगाकर चलाना शुरू कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दुश्मन के मोर्चों में घुसकर उनकी बड़ी बड़ी तोपों से आज़ादी ली थी, मगर इतनी घबराहट उस वक्त भी नहीं हुई थी। एक अजीब सूरत हाल थी। मौत मुझसे आंख मचोली खेल रही थी। बंगाली रिक्शा ड्राइवर रिक्शे को तूफानी रफ्तार से चलाते हुए खुदा जाने किधर किधर घुमाता हुआ मकानों का कहाँ जा निकला था। ऊपर से शाम हो रही थी। मुझे फिक्र लाहक हो गई कि खुदा जाने जिंदा मोहम्मदपुर पहुंच भी सकूंगा या नहीं। मैंने रिक्शे वाले से कहा कि वो मुझे कहाँ ले आया है। हम एक ऐसी छोटी सी नीम पुख्ता सड़क पर खड़े थे जिसके एक जानिब गंदा नाला था और दूसरी तरफ पुरानी वज़ा के मकान बने हुए थे। ये सारी बंगला आबादी थी। रिक्शा वाले ने कहा, बाबू मैं मुसलमान हूँ, जानता हूँ तुम भी मुसलमान हो और पंजाबी हो। तुम कालीन वालों के यहाँ काम करते हो। मेरे बदन में खौफ की लहर सी दौड़ गई। खुदा जाने ये बंगाली रिक्शा ड्राइवर घेर कर मुझे किसी दुश्मन इलाके में ले आया है, लेकिन उसकी बातों से मुझे कुछ हौसला हो गया था। उसने रिक्शा आगे बढ़ाया। हम गंदे नाले के साथ साथ जा रहे थे। आगे पुल आ गया। अभी हमारा रिक्शा पुल से कुछ फासले पर था कि पुल पर धमाका हुआ। बंगाली रिक्शा वाले ने रिक्शा रोक लिया और नीचे उतर आया। पुल पर मैंने आदमियों का एक हुजूम देखा जो एक औरत और एक आदमी को पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। मेरे देखते ही देखते उन्होंने दोनों की गर्दनें काटकर लाशें गंदे नाले में फेंक दी। रिक्शा ड्राइवर ने तेजी से रिक्शे को पीछे मोड़ा और जल्दी जल्दी पांव मारता हुआ उस कच्ची सड़क पर आ गया जहां पुरानी तर्ज के मकान थे और बंगाली बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, बाबू ये मुक्ति बाहिनी वाले हैं। साइकिल रिक्शा नीम पुख्ता सड़क पर हिचकोले खाता तेजी से मकानों की कतार के पीछे मुड़ गया, फिर एक बोसीदा बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गया। रिक्शा ड्राइवर ने मुझे उतरने को कहा। मैं उसके रहमो करम पर था। उसकी बात मानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो मुझे मुक्ति बाहिनी वालों का साथी लगने लगा था। मैंने उससे उर्दू में सिर्फ इतना पूछा कि वो मुझे कहाँ ले आया है। बंगाली रिक्शा ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया और अपने पीछे आने का इशारा किया। अहाते में एक तारीक जीना ऊपर जाता था। बाबू अभी बाहर खतरा है, ऊपर आ जाओ।
मेरे लिए तो ऊपर भी खतरा था, लेकिन धड़कते हुए दिल के साथ जीना चढ़ने लगा। एक दुबली सी उधेड़ साड़ी पोश औरत मुझे देखते ही एक तरफ हटकर अपने हाथ साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। वो बर्तन धो रही थी। बंगाली रिक्शा ड्राइवर ने उसे बंगला जबान में जल्दी जल्दी कुछ कहा और फिर मुझे कमरे में ले जाकर तख्त पर बिठा दिया। वो खुद खिड़की में से नीचे झांकने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी और साड़ी पोश औरत को आवाज़ दी, जो उसकी बीवी थी। वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मेरा नाम लाल मियाँ है, ये मेरी बीवी जुलेखा है। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक है। तुम रात यहाँ रहो, सुबह सुबह तुम्हें मोहम्मदपुर छोड़ाऊंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसका घर भी मेरे लिए महफूज नहीं है, मुक्ति बाहिनी वाले यहाँ भी आ सकते हैं। वो बोला, हम तुम्हें छुपा देंगे, तुम फिक्र न करो, मैं जाकर पहरा दूंगा। एक नई मुसीबत पैदा हो गई थी। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब घर से एयरपोर्ट के लिए निकला था। मुझे हालात की संगीनी का एहसास था। थोड़ी देर कबल मैं अपनी आंखों से गैर बंगाली औरत और मर्द को कत्ल होते देख चुका था। ये कत्लेआम पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में जारी था। ए हमीद की कमांडो सीरीज़ की किस्त नंबर 3 यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई। अगली अक़सात बरवक्त सुनने के लिए और ऐसे मज़ीद दिलचस्प नावलों को बेहतरीन आवाज़ के साथ सुनने के लिए हमारे चैनल नावल नगरी को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बाकायदगी के साथ हमारी वीडियोज़ देखने का मौका मिलता रहे। शुक्रिया।